इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये नाम जैसे आ रहा है यहाँ पे आप देखो इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को क्रिएट करना। बेसिकली मैग्नेटिज्म का ओरिजिन ही इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ही ओरिजिन है मैग्नेटिज्म का। तो वो कैसे होगा, वो स्पष्ट है कि देखें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कैसे किससे क्रिएट होती है, चार्ज से। चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, चार्ज से ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, लेकिन तरीका अलग है। वो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे सिखाया जाएगा कि किन कंडीशंस में चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और किन कंडीशंस में मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए उसके पास कोई कंडीशंस नहीं होती, अगर चार्ज है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो जरा आप जानते हैं क्या। ये डिफरेंशिएट किया जा रहा है दोनों फील्ड में, कैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी चार्ज। मतलब एक चार्ज चाहे मूव कर रहा हो, चाहे रुका हुआ हो, चाहे स्टैटिक कंडीशन में हो, चाहे डायनामिक कंडीशन में हो, मूविंग कंडीशन में फील्ड उसके साथ रहती है। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देख क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स रहती हैं उसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ कंडीशन अलग है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज ओनली, ये फर्क है। देखा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज से क्रिएट होता है। अगर आप चार्ज एक स्टेशनरी ऐसे रख दोगे स्पेस में, कुछ नहीं है उसमें, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरी है कि चार्ज को आप मूव करवाओ, मूव करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी। कैसे देखें, यहाँ पे जैसे ये चार्ज है तो इसमें ये लाइंस ऑफ फोर्स किसकी दिखाई जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की दिखाई जा रही है, फील्ड है मौजूद। इस समय ये चार्ज रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नॉन जीरो का मतलब ही एग्जिस्ट कर रही है, ये जीरो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये नॉट रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम को, ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम को। अगर मीडियम आएगा तो ये नॉट हट जाएगा, पी रह जाएगा। तो इस समय हम सब सिर्फ वैक्यूम से संबंधित बात करेंगे, अभी बाद में हम लोग मटेरियल जब यूज करेंगे तो बात होगी अलग। बहरहाल इस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कंडीशंस में नहीं होगी या होगी, इस समय नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इसी चार्ज को आप मूव करवा दो, किसी v वेलोसिटी से आप मूव करवाना शुरू कर दें ऐसे, तो देखें कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये देखें, ये जो सर्कुलर लाइंस जो दिख रही हैं, ये है ना, ये ब्लू कलर की, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसके साथ, ये जो रेड लाइंस ऑफ फोर्स चल रही है रेडियल, वो है इसके साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन साथ साथ अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जबकि वहां पे वो रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये फर्क होता है। तो यहाँ पे E नॉट इज नॉन जीरो एंड B नॉट इज ऑल्सो नॉन जीरो, ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, अब एक रिक्वायरमेंट तुरंत क्रिएट होती है, वो ये है यार, अगर मान लें ये इस कंडीशन को हम देखें मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फील्ड है, तो तुरंत एक रिक्वायरमेंट ये महसूस होगी कि आगे कि हमें एक स्पेस में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, बहुत आसान है, आप चार्ज को ऐसे ही रख दो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड शुड एग्जिस्ट इन दैट स्पेस। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उस स्पेस में एग्जिस्ट करिए, कैसे होगा? तो उसमें यह है कि ऐसे तो चार्ज को आप चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी रहेगी। ये तो वो कैसे क्रिएट किया जाए, वो रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उसके लिए आगे अगले उसमें स्लाइड में देखें, इसकी कंडीशन आएगी, वो ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आप चार्ज को, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये चार्ज का फ्लो, उसमें एक कंडक्टर में एक चार्ज को फ्लो करा दो, यानी करंट को फ्लो करा दो, तो उसके कारण जो स्पेस में मैग्नेटिक, मतलब स्पेस में जो फील्ड होगी उसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं मिलती है। तो कहना है कि फिर से पढ़ता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज, कारण बता रहे हैं, एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल, हैज नो एक्सेस चार्ज। क्या मतलब हुआ, ये देखें। एक चीज ध्यान दें, जब हम सर्किट आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें यह मैंने बताया था कि पूरा सर्किट जो है न्यूट्रल होता है हमेशा। करंट दौड़ने दे, करंट दौड़ने का मतलब नहीं उस पे एक्सेस चार्ज, न्यूट्रल ना होने का मतलब क्या, एक्सेस चार्ज। अरे आप कंडक्टर लोगे तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी हैं। अच्छा, करंट कैसे डिफाइंड होती है, उसमें ये थोड़ी कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको दौड़ा दो, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा दो,
तो वो करंट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन रहेगा तो न्यूट्रल, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, अलग से तो चार्ज दिया नहीं है। वैसे भी आप सर्किट में देखो, जैसे वो ध्यान दें, जब हम लोग कैपेसिटर वाला पढ़ रहे थे तो उसमें स्पष्ट दिखता था कि जितने कैपेसिटर लगे हैं उसमें जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, तो दोनों प्लेट पे इक्वल वैल्यू के और अपोजिट साइन के कैपेसिटर चार्ज होने के बावजूद भी न्यूट्रल होता था। सेल जो सोर्स है वो खुद न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उसका एक टर्मिनल उतना ही निगेटिव दूसरा टर्मिनल, तो पूरा सर्किट न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक सर्किट ले लो, है ना, और उस सर्किट में सेल लगा के करंट दौड़ा दो। उस सर्किट से स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जानते हैं क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए नेट चार्ज चाहिए, एक्सेस चार्ज चाहिए। दौड़ने दे करंट, लेकिन उसमें नेट चार्ज जीरो है ना, तो उस स्पेस में उस कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि करंट डिफाइंड हो गई, चार्ज दौड़ गया, तो चार्ज दौड़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। वो भी ध्यान रखें, चार्ज दौड़ाने में भी एक विशेष ध्यान है कि उसमें दो प्रकार के चार्ज हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगर दोनों दौड़ने लगे, मान ले प्लस और माइनस दोनों एक ही दिशा में अगर दौड़ने लगे, तो दोनों से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और दोनों से अपोजिट क्रिएट हो जाएगी, है ना। एक प्लस एक माइनस है अपोजिट, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव तो दौड़ते नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो फिक्स है। सिर्फ कौन दौड़ते हैं? निगेटिव। तो एक चार्ज दौड़ रहा है, तो उसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो इसीलिए अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए स्पेस में, सबसे अच्छा तरीका होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अलग से चार्ज की बात कम करते हैं यहां पे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के केस में जनरली आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर को डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं। तो वही यहां पे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट आपने पास करवाई, तो यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, बी नॉट नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण दिखाया जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उसका कारण यहाँ जैसे कंडक्टर को जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीफाई करके आप देखो, तो इसमें क्या होगा कि एक ये पॉजिटिव एक पेयर लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ऐसे। अब न्यूट्रल है कि नहीं? नेट चार्ज तो जीरो ही रहता है कंडक्टर में, और ये पूरी सीरीज होगी पॉजिटिव की और निगेटिव की। हम एक पेयर लेके चल रहे हैं, उसमें क्या करते हैं कि इसमें से एक को चला देते हैं, वो करंट डिफाइन कर देता है। अब निगेटिव ऐसे चल रहा है, वही चल पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट डिफाइंड होगी। करंट तो अपोजिट डिफाइंड होती है ना, तो करंट ऐसे हो गई, ये चल दिया। अब जानते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, इसके कारण आ जाएगी। मैं अगर दोनों चल देते, मान लें हम कहते हैं कि दोनों चला दिया इधर, तो दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अपोजिट हो जाती है, तो फिर कैंसिल कर देते हैं वो। तो इसमें कंडक्टर में होता नहीं है, एक ही चलने से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, तो वही डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह का प्रोसेस होता है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों मिलके नेट चार्ज जीरो करेंगे, लेकिन ये चल रहा है इसमें सिर्फ एक चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपको जब क्लियर हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप के कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने की बात करने वाले हैं, है ना। तो उसमें जानने से पहले एक वो देखें कैसे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैसे होगा? इसमें एक लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ। जैसे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कूलम्स लॉ पढ़ते हैं ना, है ना, तो उसमें एलिमेंट्री फील्ड बताई जाती है किसकी? पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की जो फील्ड थी, वो फील्ड पता चला, उसी से बाकी सब जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लीनियर है या सर्कुलर है, बेसिकली सब पॉइंट से ही तो बने होते हैं, तो उनसे वो रिजल्टेंट फील्ड आती है। तो बेसिक लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन उसके बाद वो लाइन चार्ज, अगर उन्हीं पॉइंट को लाइन पे रख दो ऐसे, है ना, तो फिर इनवर्स लॉ भी बन जाता है। अगर सरफेस पे लगा दें, प्लेन सरफेस पे लगा दें, तो इंडिपेंडेंट हो जाता है डिस्टेंस से। तो डिफरेंट टाइप के केसेस, डाइपोल बना दें तो कुछ और लॉ लग जाता है, इनवर्स क्यूब लॉ लग जाता है ना, ऐसे हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, लेकिन सारे डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें बेसिक लॉ तो जानना चाहिए ना। ऐसे यहां भी एक बेसिक लॉ है प्राइमरी, जो प्राइमरी रिजल्ट या एलिमेंट्री रिजल्ट को बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, वो है बायो-सेवर्ट लॉ। जरा इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये है कैसे देखें। फॉर एलिमेंट्री फील्ड, देखें लिखा हुआ है एलिमेंट्री फील्ड, एलिमेंटल छोटी फील्ड, है ना।
वो एक कंडक्टर डिफाइन करना पड़ रहा है। तो ये कंडक्टर ऐसे बनाने का मतलब है कि किसी भी शेप का कंडक्टर आप ले लें, ठीक, उसमें कुछ बातें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें करंट तो पास करवाना ही पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करंट पास करवाया और एक एलिमेंटल पार्ट लिया, लिखा है ना एलिमेंटल फील्ड, तो एक इसका छोटा सा हिस्सा लिया और इसके कारण इसमें करंट पास हो रही है, ये लेंथ लिया, इसमें करंट पास हो रही है, इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो एक पॉइंट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो ये देखें यहाँ पे तुरंत एक स्टेटमेंट ये जो आ रहा है ये समझ लें कि चूंकि यहाँ पे ये डीएल वेक्टर डिफाइन हो रहा है, देख रहे हैं आप, डायरेक्शन दिख रही है ना, डीएल वेक्टर है, एलिमेंटल लेंथ वेक्टर, तो इसकी दिशा भी मालूम होनी चाहिए। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट आ रहा है इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी दिशा कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड आई आर सेम, मतलब डीएल की डायरेक्शन वही आप लोगे जो करंट की होती। मान ले करंट इधर से फ्लो करने लगती तो आप इधर लेते, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ही दिशा होती है इनकी। करंट को तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं नहीं, लेकिन दिशा तो होगी ना, तो वही गवर्न करता है इसके डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन बना दिया। अब एक पॉइंट डिफाइन करना है, ये देखें आर डिस्टेंस पे, इस एलिमेंटल पार्ट से आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट, अब ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये ओरिजिन मान लें जैसे थोड़ी देर के लिए, ये पोजीशन वेक्टर उस पी पॉइंट का हो गया, ठीक है। अच्छा ये आर वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर, इनके बीच का एक एंगल भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ठीक। इससे ये एंगुलर पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पी की डिफाइन हो रही है, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको कि एक्सप्रेशन बायो-सेवर्ट लॉ से इस एलिमेंटल पार्ट के कारण फील्ड का क्या लिखते हैं। तो एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये एक्सप्रेशन होता है। दो बातें आपको जरूर बताता हूं कि एलिमेंटल क्यों लिखा गया और दूसरा फिर इसका यूज कैसे है ना। तो इस एक्सप्रेशन को जरा समझते हैं। देखें ये आप देख रहे हो एलिमेंटल फील्ड पता चल रही है ना, स्मॉल वैल्यू है डीबी नॉट, है ना, एलिमेंटल तो हो ही गई है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इससे इस एलिमेंटल फील्ड को तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यूज थोड़ी होगा, एलिमेंटल फील्ड थोड़ी चाहिए हमें, तो चाहिए क्या, इस पूरे कंडक्टर के कारण फील्ड। तो क्या होगा, ये कैसे हेल्प करेगा, इससे इस पार्ट पे एलिमेंटल फील्ड लिख ली, एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर आप जानते हो जैसा कंडक्टर है उसके हिसाब से जितने एलिमेंट हैं उनके कारण, ये एलिमेंट आया, ये आया, ये पार्ट आया, ये पार्ट आया, सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी यहाँ पे, उनका समेशन करके, कौन सा वेक्टर, पूरा वेक्टर समेशन करके उनका ये टोटल कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना पड़ेगा। और वही तो यूज होगी भाई, हम एलिमेंटल पार्ट तो यूज नहीं करते हैं, पूरा लेंथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर ऐसे आता है, ठीक। तो उसमें होगा क्या कि ये एक्सप्रेशन तो अभी मैं बता देता हूं आपको, लेकिन यूज नहीं होने वाला है। यूज कैसे होगा, यूज तब होगा जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे। मतलब समेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप घबराए नहीं, इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है। यहां पे इस एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स के, उन रिजल्ट्स को हम लोग याद करेंगे, तो फॉर्मूले के तौर पे याद हो जाएंगे। उसका एप्लीकेशन आपको सीखना है कि डिफरेंट केसेस में कैसे अप्लाई करें, ये सीखना है। तो फॉर्मूला एप्लीकेशन, फॉर्मूला एप्लीकेशन यही आएगा, लेकिन बेसिक तो मालूम होना चाहिए ना, ये पूछ लिया जाता है। देखें अब जरा समझते हैं ये कैसे लिखा हुआ है। डीबी नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम को। सबसे पहले यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है, जैसे कूलम्स लॉ में आता है ना। तो ये कांस्टेंट में ये जो क्वांटिटी आ रही है ये मीडियम से संबंधित है, तो वहां पे क्वांटिटी होती थी एप्सिलॉन नॉट, है ना। वैक्यूम की परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी है वैक्यूम की, वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फिर हम आपको रिकॉल कराएं, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ये मीडियम की पहचान होती है, कौन सी पहचान, वो कैसे प्रभावी हो रहा है मीडियम। तो जब परमिटिविटी हम डिफाइन करते थे तो वो ये इस बात को बताता था कि वैक्यूम या वो मीडियम जिसे यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेवियर दे रहा है, मतलब उस फील्ड को प्रभाव डाल के घटा रहा है या बढ़ा रहा है, क्या था। वहां तो हर बार घटाता था, तो वो कैसे पता चलता था, वही परमिटिविटी से। इसी तरीके से यहां पे उसी मीडियम का, सेम मीडियम का ये परमेबिलिटी क्वांटिटी भी डिफाइंड होगी, परमिटिविटी जिसकी डिफाइंड है उसकी परमेबिलिटी भी डिफाइंड होगी। अब परमेबिलिटी जो है वो बेसिकली इस बात का मेजरमेंट बताती है कि अब ये मीडियम, वही मीडियम मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेवियर रखने वाला है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे आगे चल के कि ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें वो कुछ केसेस में जो है मीडियम जो है मैग्नेटिक फील्ड को घटा भी सकता है और कुछ केसेस में बढ़ा भी सकता है। वहां सिर्फ घटता था, यहाँ दोनों हो सकता है,
खैर, लेकिन ये अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ वैक्यूम में इस प्रॉपर्टी को लेते हुए आगे बढ़ूंगा। पूरा जो इस समय जो मैग्नेटिक्स का जो बेसिक है सब, वो मैं सिर्फ आपको वैक्यूम में पढ़ाऊंगा। फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे बाद में। जब मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा उसी तरीके से जैसे वहां क्या होता था। एप्सिलॉन नॉट के जगह जो है अगर मीडियम आया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो हम म्यू आर वहां पे आपको डिफाइन करेंगे जब मटेरियल पढ़ाएंगे, तो उस समय यही फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे मीडियम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम वैक्यूम में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अच्छा अब ये देखें ये क्या है, जरा ये क्वांटिटीज में मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन जरा यहाँ ये डिफाइन कर दूं। ये जरा ये भी देख लें, यूनिट देख लें कि यूनिट जो है ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट जो है बड़ा अजीब यूनिक सा नेम होता है, उसे याद, मैग्नेटिक्स में ऐसे यूनिट्स बहुत मिलेंगी आपको, है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये वेबर असल में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, वो बाद में आएगी। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये टेस्ला, इसी को टेस्ला भी बोलते हैं, ये ज्यादा पॉपुलर है, कैपिटल टी से लिखते हैं, है ना। ऐसा ही यूनिट्स हैं ये। इसके डायमेंशंस, चूंकि यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी यूनिट्स आएंगी, इसीलिए मैग्नेटिक्स से संबंधित जो केसेस होते हैं या ये यूनिट के केसेस जो होते हैं, यूनिट डायमेंशन के चैप्टर में बहुत प्रीफर किए जाते हैं क्वेश्चंस बनाने में। इनका जैसे डायमेंशंस आपसे पूछ लेंगे, वो हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको, जब ये हो जाएगा यूनिट डायमेंशन में आपको पता चलेगा कि कैसे इनके डायमेंशंस लिखे जाए। लेकिन ये पॉपुलर बहुत है उन क्वेश्चंस के पर्पज से, ठीक। ओके, अब ये डिस्कस करते हैं। ये जो कांस्टेंट की बात मैं अभी कर रहा था, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। एक चीज जरा तुरंत ध्यान दें यहाँ पे कि ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले कांस्टेंट से। वो 9 × 10⁹, कंपेरिजन मतलब वैल्यू का कंपेरिजन देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। वो 10 था और ये 10⁻⁷, जबकि दोनों ही चार्ज से क्रिएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन फर्क होता है बहुत बड़ा। मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक फील्ड होती है, बहुत ही वीक होती है। कंपैरिजन अगर आप कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से तो पता चल जाएगी कौन सी स्ट्रांग फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये ध्यान रखिएगा। वो कांस्टेंट ही बता देता है यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू रखेंगे कितना कम हो जाएगा आप देखो, है ना। ठीक, चले अभी आता है यहाँ पे इसका डिस्कशन। तो इसमें देखते हैं भाई ये इसी से क्रिएटेड है फील्ड, तो संबंध कैसे है। अब देखें ये करंट हो गया है, वो तो करंट जो फ्लो करवा रहे हैं हो ही गया। यहाँ पे ये दो वेक्टर अभी शुरू में डिफाइंड हुए थे, डीएल लेंथ वेक्टर, एलिमेंटल लेंथ, और आर वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की बात आई, स्पष्ट हो गया कि अब आपको अलर्ट रहना है डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है। अगर मान लें अभी तुरंत आपसे हम पूछे यहीं पे इसी केस के लिए कि बताएं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? याद है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे? ओके, ये पहले ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये पहले है ये बाद में है। तो डीएल क्रॉस आर तो बताया था हमने फिश टूल से आपको, है ना। तो पहले आर वेक्टर लो, आर से नहीं, आर नहीं, डीएल पहले है, डीएल लो, डीएल वेक्टर से आर की तरफ चलें तो ये देखें ऐसे चलेंगे आर की तरफ, तो ये इनवर्ट। तो असल में इस समय जो फील्ड होगी ना वो इनवर्ट होगी इस केस के लिए। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत आसान केसेस हैं फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के तरीके, वो हम लोग सीखेंगे। तो हमने वेक्टर से निकाला, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने सीखा है, ये इनवर्ट आनी चाहिए फील्ड, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और इनवर्ट फील्ड जो होगी यहाँ पे, चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, तो फिर एक बात स्पष्ट है कि ये फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर और डीएल वेक्टर इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फील्ड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस, परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होना ही है। ओके, अब आगे जब इसकी वैल्यू हम लिख रहे होंगे, ये तो वेक्टर में हो गया, अब वैल्यू की बात आएगी। तो वैल्यू अगर लिखेंगे तो फिर एक क्रॉस प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये एंगल यूज होगा, है ना। तो देखें, वो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसकी। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा ये, अब ये वेक्टर हट गया, मैग्नीट्यूड में आई, ये डीएल आर साइन थीटा, ये एंगल दोनों के बीच का हो गया। आप देखें यहां से तुरंत आप देखें एक आर कैंसिल होगा। तो आर कैंसिल होने से जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। यहां से नहीं देखना, ये इनवर्स क्यूब नहीं है,
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है। तो जैसे वो बेसिक लॉ जो है कूलम्स लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ होता था, ऐसे ही बाय-सेवर्ट लॉ भी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही होता है। अब देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि ये चूंकि एलिमेंटल फील्ड का एक्सप्रेशन है तो ये तो इस्तेमाल होना नहीं चाहिए प्रैक्टिकल कंडीशन में। होगा कौन सी फील्ड? इसको इंटीग्रेट करने के बाद। तो इंटीग्रेट करने के बाद एक्सप्रेशंस बदलेंगे, डिफरेंट, वो शेप पे डिपेंडेंसी होती है, कैसा कंडक्टर है, लेकिन कुछ बातें कॉमन रहेंगी। जैसे पहचानने के लिए कि कहीं आपसे एक्सप्रेशन में कोई गलती ना हो जाए, याद करना पड़ेगा, तो उसमें याद करने में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें ये मीडियम की एग्जिस्टेंस रहेगी। तो ये मीडियम की से संबंध म्यू नॉट हो या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो, ये रहेगा, ये पार्ट रहेगा। उसके अलावा जो यूनिट आएगी उस पर ध्यान दे दें, ये एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर है, मींस एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट के अलावा एम्पियर पर मीटर होना चाहिए हर एक्सप्रेशन में। ये जो पार्ट है, ये पार्ट शेप की डिपेंडेंसी पे है। कैसे? शेप का केस है, कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है, कैसा है, और भी केसेस आएंगे, है ना। तो ये वैल्यू बदलती रहेगी। तो क्या बताया हमने? कांस्टेंट, उसके अलावा एम्पियर पर मीटर एंड द डिपेंडेंसी ऑफ ऑन शेप, ये आएगा। बेसिकली आपको याद जो करना पड़ता है ना, वो ये वाला, यही बदलता रहता है। एम्पियर पर मीटर सब में कॉमन दिखेगा ही, ठीक। ओके, तो अब इनके केसेस को लेते हैं अब हम लोग। देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब यहां से केसेस को आपको याद करना है और यूज करना है। पहला केस है स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और डायरेक्शन, ये सब बात आएगी यहां पे। देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रही है चारों तरफ, ठीक है। देखें, इसका एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि ये तो करंट इसमें पास हो रही है, पहले एक पॉइंट को लोकेट किया जाए जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो पॉइंट का लोकेशन कैसे होता है? देखें, ये पॉइंट है, मान लें इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसको दो कोऑर्डिनेट से लोकेट करते हैं। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंडक्टर से इसकी, ये देखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हो आप, क्योंकि डिस्टेंस तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस वो मार्क करते हैं जो मिनिमम हो, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और सिर्फ इतने से नहीं होगा ये पॉइंट का लोकेशन, क्योंकि ये पॉइंट तो फिर यहां भी हो सकता है कहीं भी ऐसे। तो फिर दो एंगल ऐसे, इस एंड से इस लाइन, इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का ये एग्जिस्टेंस और दूसरे एंड से भी ये लाइन का एग्जिस्टेंस, और इन दोनों का एंगुलर लेंथ ऐसे है ना, एंगुलर विड्थ या लेंथ कह सकते हैं आप इसे, θ1 और θ2। ये जब आप बता देते हो तब जाके ये पॉइंट जो है लोकेट हो जाता है। क्यों? जैसे मान लें पॉइंट की पोजीशन बदलेगी, तो आप ये जैसे ही बदलोगे ना, एंगल बदल जाएगा। आप इसे इधर ले आओ, एंगल बदल जाएगा। इधर लाएंगे तो एंगल और लेंथ, ये आर दोनों बदल जाएंगे, तो उससे लोकेट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो देखें, इसे याद करना है। अच्छा, एक्सप्रेशन में विशेष ध्यान दीजिएगा वही कि देखें, ये कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रेट हो चुका है, तभी तो डी हट गया डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेट हो चुका है, इंटीग्रेट करके प्रूफ्ड है ये फॉर्मूले सब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया। ये देखें एम्पियर पर मीटर, ये आर कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये देखें, ये sin θ1 प्लस sin θ2, ये शेप पे डिपेंडेंसी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इतना कवरेज फर्स्ट पार्ट का, ये देखें I अपान आर sin θ1, जानते हैं ये किसका प्रभाव है? ये सिर्फ इतने का, जो θ1 से कवर हो रहा है हिस्सा। दो हिस्से हो गए ना कंडक्टर के, तो ये वाला स्ट्रेट पार्ट ये θ1 से कवरेज हो रहा है, तो इतने हिस्से का प्रभाव इतना है फील्ड में। तो दूसरे हिस्से का ये वाला, इसका प्रभाव ये वाला दिख रहा। तो क्या हुआ है? दोनों का सेपरेट निकाल के उसको जोड़ा गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है आगे केसेस में कोई हिस्सा ना हो, एक पार्ट, तो उसे आप हटा देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट्स में है ये, θ1 का कवरेज और θ2 का कवरेज, ये मिलके बना रहे हैं। याद करना होगा, इसे यूज करना होगा, ठीक है। ओके, ये जनरल फॉर्मूला होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। आगे इस पे और केस 1, इसी पे पहला केस है कि अगर पॉइंट यहां एग्जिस्ट कर रहा हो,
बिल्कुल एंड पे, और ये एंगल θ1 0। छोड़े, अभी आपने जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है, अगर मैं ये एंगल आपको दे दूं, है ना, तो उससे क्या लिखोगे आप? एक ही तो पार्ट इस्तेमाल हुआ, एक इधर वाला पार्ट खत्म हो गया, तो वो अगर दूसरा पार्ट आप इसे θ2 मान रहे हो तो वाला इस्तेमाल हुआ उसी एक्सप्रेशन में। वो यूज करने का तरीका है ना। तो एक पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हुआ, उसी जनरल फॉर्मूले में जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये ध्यान रखना, आर जो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, पॉइंट एंड के पास है। θ1 0, क्योंकि ये कवरेज होना नहीं है, खत्म हो गया, एक यही रहना है, तो θ2 इज θ। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, इसमें अगर आप रखोगे तो एक्सप्रेशन में, तो ये θ1 इज 0 एंड θ2 इज θ, सिर्फ ये रह गया, ये तो खत्म हो गया, साइन 0 इज 0, तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ठीक, याद करने का तरीका है। तो ये एक पार्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, ओके। केस 2, जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी बार पॉइंट कहां है ये देखें, और कवरेज बहुत ध्यान से देखिएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, ये जो कंडक्टर है इसकी दिशा जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे बढ़ाया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कवरेज यहां पे ये देख रहे हैं, ये θ2 है, और ध्यान दीजिएगा दूसरा जो कवरेज दिखाया जा रहा है ये -θ1। क्या मतलब हुआ? ओके, चलें, ये माइनस करके हम एक्सप्रेशन भी लिख दे रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। ये θ1 इज -θ1 एंड θ इज +θ2, ये एक्सप्रेशन ये आ रहा है। जरा इसको समझा जाए उसी एक्सप्रेशन से। आप ये ध्यान दो कि इसमें से एक पार्ट ये पूरा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा, θ2 कवरेज वाला। जैसे मान लें इतना कब होता, आप सोचो ये एक्सप्रेशन कब होता, जब ये कंडक्टर यहां तक होता, ये कंडक्टर यहां तक होता, तो ये पूरा θ2 इस्तेमाल होता, एक्सप्रेशन कितना होता, इतना। लेकिन अब की बार तो उस दूसरे हिस्से में से भी कुछ हिस्सा कट कर दिया गया है। पहले तो वो वाला हिस्सा गया, वो तो खत्म ही हो गया, है ना। फिर दूसरा जो हिस्सा था उसमें भी कुछ कट कर दिया गया है, तो ये देखें, उसे डिडक्ट किया गया है, ये डिडक्ट हुआ है, उसमें से भी कम हो गया। कैसे डिडक्ट हुआ है, करने का तरीका ये है कि उसमें ये जो पॉइंट था, ये वाला एंड जो होता था वो इधर होता था, तो इधर जब होता था तो एंगल जो नापते थे वो पॉजिटिव θ1, लेकिन वो एंड यहां आता तो 0 हो जाता, इस तरफ आ गया नेगेटिव। बस इतना करना होगा आपको लेना। देखिए दोनों एंड की एंगुलर पोजीशन है, ये फर्स्ट एंड की एंगुलर पोजीशन है, ये सेकंड एंड की, ये तो लेना ही लेना है। लेकिन अब की बार सेकंड एंड की जो एंगुलर पोजीशन है वो निगेटिव हो गई है, क्योंकि पॉजिटिव इधर होती थी, वो उल्टा नापा गया निगेटिव। तो बस आपको यही करना है कि जो दूसरा एंड है उसकी एंगुलर पोजीशन चूंकि नीचे आ गया वो, उसको निगेटिव ले लीजिएगा, हो जाएगा, अपने आप घटा देगा। वो घटना है ना, ऐसे यूज करना है इसे। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा, θ जो है ऊपर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, यहां पे हो गया तो 0 हो गया, इधर हो गया तो निगेटिव हो। ठीक, ओके। केस 3, लॉन्ग कंडक्टर। लॉन्ग कंडक्टर का मतलब आप जानते हो, जिसके एंड्स डिफाइंड ना हो। ये देखें, अब ये जो कंडक्टर है इसके एंड्स कंटिन्यूअस चलते चले जा रहे हैं इधर, है ना, तो कंटिन्यू है इनफाइनाइट तक मानते हुए, है ना। तो इसमें अगर एक पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ, एक पॉइंट डिफाइन किया हमने, तो एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब आप ये बताओ कि इसमें जो कवरेज है θ1 और θ2 क्या लोगे आप? θ1। अब देखें क्या होगा, आप ऐसे देखें ना, आप जब इसे कवरेज लेंगे तो यहां तक θ1 आ गया मान लें, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते आप देखो वो एंड मिल ही नहीं रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इस तरफ थोड़ी चला जाएगा यार, इतना मत बढ़ा दो, एंड ऐसे चलते चला जाता, तो बढ़ते 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 ये एंगल जो है 90 पहुंचेगा। इधर भी ऐसे ही, इधर इधर बढ़ रहा है, इधर कवरेज 90। तो अगर वो इनफाइनाइट का केस हो गया, एंड नहीं मिल रहा है, तो एंगल 90 कवरेज, तो ये लेंगे, ये भी 90 ले लें, ये भी। अब यहाँ सब सब्स्टिट्यूशन आप करोगे मेन बेसिक फॉर्मूले में जो है यहाँ इसका,
तो उसमें दोनों 90 हो गए, रख दें, कोई दिक्कत नहीं। 90 रखें तो साइन 90 इज 1, ये भी 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, ये नहीं 1 + 1 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन ये आ गया। तो इसे μ0/4 पाई I/R एम्पियर पर मीटर इंटू 2 ऐसे ही याद करेंगे। ये शेप की डिपेंडेंसी है, ये 2 आता है यहाँ। तो ये मैग्नेट ये बहुत यूज होता है, ये लॉन्ग कंडक्टर वाला केस बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। केस 4, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टर। अब जरा ये देख के आप खुद ही बताओ कि अगर वो लॉन्ग कंडक्टर के एक एंड पे पॉइंट डिफाइंड हो जाए, ये देखें ऐसे, तो क्या फर्क होना चाहिए? उसमें जो 1 और 1 2 बने थे, उसमें से एक खत्म हो गया, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 1। तो एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा? μ0/4 पाई I/R। यस, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है ये केस। तो वह है ये θ1 0 और θ2 इज 90, इधर का कवरेज है पूरा, और ये तो 0 हो गया। तो आप रखेंगे बेसिक फॉर्मूले में भी इसके, तो ये रखें ऐसे θ1 इज 0 एंड θ2 इज 90, तो sin 90 इज 1, ये 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन ये आएगा। याद कर लेना, ये सब यूज होता है बहुत, ठीक है ऐसे, ठीक है, ओके। केस 5, ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये अलग से आपको याद करना है। एक्सिस का मतलब पॉइंट इसके लाइन पे ही है, ऐसे यहां पे। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है 0? इसका प्रूफ यहां नहीं है, इसे याद कर लें। इसका प्रूफ मैं बताऊंगा आपको जब मैं एम्पियर्स लॉ पढ़ाऊंगा, तो वहां अपने आप इसका प्रूफ मिल जाएगा। आपको याद रखना है, एक्सिस उसी लाइन पे अगर पॉइंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, याद कर लें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा, उससे वैल्यू भी आ जाएगी। अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, मैं डायरेक्शन सिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखें कैसे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर का देखें, ये जो कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट कर रही है। ये होती क्या? इस सर्कुलर फील्ड होती है, सर्कुलर ऐसे, और कंप्लीट लूप होता है इसका, इसके एंड्स नहीं मिलते हैं, ये लूप कंप्लीट होता है ऐसे। जैसे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंड्स मिलते थे, इसमें नहीं मिलते हैं, ये कंप्लीट लूप फॉर्म करता है। यही फर्क है दोनों में, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जैसे ये वायर है ना, तो ये वायर के चारों तरफ ऐसे फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी, सर्कुलर। अब इसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसे डिफाइंड होती है, उसमें ध्यान देने वाली बात होती है। सर्कुलर फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये जरा सा ऐसे ही आप विजुलाइज करने की कोशिश करो, फिर हम तरीका बताएंगे आपको ये डायरेक्शन कैसे देखा जाए। थोड़ा विजुलाइज करो कि जैसे ये वायर चल रहा है, तो वायर चल रहा है तो फील्ड उसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रही है, ठीक। तो परिक्रमा का मतलब ये होता है कि उस वायर से नहीं गुजरना है, उसके चारों तरफ घूमना है। तो उसमें दिशाएं जो पूछता है ना एग्जामिनर, उसमें क्या होता है, देखिए जरा आप खुद विजुलाइज करके हमें बताओ। देखें आपकी विजुलाइजेशन पावर कितनी पढ़ी है अभी तक हमारे साथ रहने से, पढ़ने से, ठीक है। देखें जरा सा, तो आप ये बताएं कि यहां जो फील्ड होगी, ये प्लेन है, ये जो फील्ड है ये किधर जा रही होगी? उधर किधर? अरे यार आप साइंटिस्ट की तरफ बात करो यार। इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है, क्रॉस है, डॉट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये मैं पूछ रहा हूं। करेक्ट, ओके। ये फील्ड ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे देखें, ये घूमते हुए आएगा ना, ये वायर है तो ऐसे निकली ऐसे, और ऐसे इधर एंटर की, ये क्रॉस है। गुड, बहुत अच्छा। उधर, ठीक है, मान लिया उधर। ओके, अच्छा आप हमसे कहोगे उधर, तो मैं तो ऐसे देख रहा हूं, मैं तो इधर देख रहा हूं, तो मेरा तो उधर उधर हो गया। ओके, तो ये क्रॉस, ठीक, ये क्रॉस इधर कैसी होगी फील्ड? इधर, ये डॉट, तो ये ऐसे हुआ ना, ये वायर है तो ये घूमते हुए इधर एंटर की इस तरफ, और पीछे से ऐसे घूमते हुए इधर आउटवर्ड, है ना, तो ये बाहर निकल रही। ओके, तो ये क्रॉस, ये डॉट। जरा इसके ऊपर बताएं,
इस वायर के ऊपर फील्ड ये हॉरिजॉन्टल दिखेगी आपको, ये इनसाइड या आउटवर्ड ऐसे नहीं दिखेगी, इनवर्ड जाते हुए आउटवर्ड, ये ऐसे दिखेगी। ये वायर है ना, तो ये फील्ड ऐसे चली तो घूमते हुए ये हो गई, देखें ऐसे, ठीक। अच्छा, इसमें जैसे मान ले मैं एक डायरेक्शन बोल दूं थोड़ी देर के लिए, कि जैसे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे, ये तो वही ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बोल दी। तो अब आप बता सकते हो इस फील्ड के विषय में है, तो किधर, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे हुआ ना, और फिर वो फील्ड जब घूमते हुए पीछे से निकली ऐसे, तो वेस्ट टू ईस्ट, इतना विजुलाइजेशन है ना, बस यही सब पूछता है एग्जाम में। चलें अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं दिखाता हूं। इसका तरीका ये है फाइंड करने का कि इसमें आप, ये करंट है इसमें, और यहां जो है ये देखें फिश टूल से होता है। ये कैसे देखें, फिश टूल याद करें, फिश टूल हमने ये बताया था आपको कि उसमें दो दिशाओं को संबंधित करने के लिए फिश टूल का इस्तेमाल होता है। तो उसमें ये होता है एक थंब है और एक फिंगर, तो फिंगर इसमें फिस्ट में घूम रही होती हैं, ये घूम रही होती हैं ऐसे, और थंब जो स्ट्रेट होता है। तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो दो दिशाओं की बात हुई, एक करंट की दिशा और एक मैग्नेटिक फील्ड की, तो दो दिशाएं होगी। तो इसमें जो फिस्ट, ये थंब और फिंगर जो है ना, इसमें एक जो है करंट को बताएगा और एक जो है मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन फिक्स नहीं है कि थंब करंट ही होगी और फिंगर फील्ड ही होंगे, ये बदलता रहता है। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, खुद ही देखो, इसमें फील्ड सर्कुलर है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिंगर से आप मैग्नेटिक फील्ड को दिखाओ, और करंट की स्ट्रेट है तो थंब से आप स्ट्रेट लाइन को दिखाओ। कभी आगे ऐसा केस आएगा जिसमें करंट घूम रही होगी सर्कुलर लूप, तो उसमें करंट को फिर आप फिंगर से दिखाओगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किससे, थंब से। तो ये बदलता रहता है, तो उसमें पता चल जाता है ना आपको, एक तो डायरेक्शन मालूम ही होगी, करंट तो दिखती है, करंट स्ट्रेट है या सर्कुलर है। तो आप जैसे करंट स्ट्रेट दिखी, जैसे इसमें करंट स्ट्रेट दिख रही है, तो आप थंब से दिखा दो इसे। सर्कुलर करंट जब आएगा, कंडक्टर आएगा, तो उसमें करंट जो है सर्कुलर दिखेगी, तो उसमें आप फिंगर से उसे दिखाना। तो इसमें चलते हैं। तो इसमें यह हुआ कि आपको करना क्या, देखें तरीका सीखें। फिश टूल से होता है, तो ये कंडक्टर को इस समय दिखा रहा है करंट को, और ये जो फिंगर है इस करंट के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, ये दिखा रहा है ऐसे ऐसे घूमते हुए। तो ये दिशाएं बताएंगे। अब दिशा बताने का तरीका क्या देखें, अब जैसे ये फिश टूल इस्तेमाल किया गया यहाँ पे ऐसे, तो फिस्ट ऐसे रखा गया है, ये देखें, तो ये दिखा रहा है कि आप ये करंट को ऐसे दिखाओ और ऐसे फिस्ट चलाओ। तो देखो ये ध्यान दो कि यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो यहाँ फील्ड जब देखेंगे तो फिस्ट फिंगर्स ऐसे इनवर्ट जा रही है, तो ये क्रॉस जैसे आपने बताया था, अब यहाँ पे बताया ना विजुलाइज करके क्रॉस, और ये जैसे ऐसे घूमेगा, करंट इधर जा रही है, तो ये फिस्ट जब आप बनाएंगे तो ये आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे ऐसे पता चलता है। ठीक है, ओके। अब आपको डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है वो ध्यान दें। जब भी एग्जामिनर जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो वो पॉइंट लोकेट करेगा कि इस पॉइंट पे फील्ड की दिशा बताओ, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ कहीं लोकेटेड होगा। ओके, अब आप फिश जब रखोगे तो उससे पहले एक ध्यान देना है, वो ये करना है डिसिप्लिन, आपके आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ। उसमें जैसे मान ले थोड़ी देर के विजुलाइज करें एक पॉइंट यहाँ पे, आपको इससे फील्ड बतानी है, तो आप फिस्ट मत ऐसे करो, आप पाम लो। आपका ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि इस समय थंब जो है ये करंट को दिखा रही है, ऐसे रखें, और ये फिंगर जो पाम की हैं वो उस पॉइंट की तरफ मतलब ये डायरेक्टेड होंगी। तो जैसे पॉइंट उधर है, थोड़ी देर के विजुलाइज करें तो ऐसे कर लें उस पॉइंट की तरफ, ठीक। अब जब ये कर लेंगे तो आप सही तरीके से इस पाम को रख लिया आपने, ठीक है, ये नहीं कि पॉइंट उधर दिया आप ऐसे रखे रहो, कुछ भी सोचेगा। फिश में होता है ना, पता नहीं चलता है कैसे ही घुमाना शुरू कर दिया, पॉइंट उधर, भूल गए पॉइंट को, वो घूम ही रहे हैं उसके चारों तरफ ऐसा। तो पॉइंट दो इंपॉर्टेंस रख रहा है ना, दो चीजें, क्या, एक करंट और दूसरा वो पॉइंट तो चाहिए ना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उस पॉइंट और करंट को लोकेट कर ले, उसके बाद आप फिस्ट बनाओ। आप तो फिस्ट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, इधर मत घुमाने लगना, फिस्ट ऐसे घुमाओगे ना, उधर घूमेगा ऐसे, है ना ऐसे। तो अपने आप ये फिंगर जो है ये बताएंगे ये क्रॉस होगा, इसे नॉक करके दिखाएं वहां पे ऐसे, ये क्रॉस करेगा, ये तो बताएगा ये क्रॉस कर रही है, फील्ड बदल जाएगा, यहाँ क्रॉस होगा। ओके, देखें। अब मान ले जैसे पॉइंट इधर इस तरफ है, इस तरफ पॉइंट है, तो क्या करोगे आप बताओ, क्या डिसिप्लिन फॉलो करेगा? फिंगर्स को उस तरफ दिखाना है और करंट को ध्यान में रखते तो ऐसे नहीं रखेंगे ना, करंट गलत हो गई, फिर ऐसे करंट को सही करने में आप ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दो ऐसे, तो पॉइंट इधर रह गया,
तो उसमें यह है कि पॉइंट इस तरफ है और करंट इस तरफ है, तो आप अपने आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे, तो पॉइंट लोकेट हो गया और करंट भी लोकेट हो गई। उसके बाद आप फिंगर को कर्ल कर लो, घुमा दो ऐसे, ये देखें ये आउटसाइड हो गया, ठीक है, ओके, इतना तो कर लेंगे। तो देखें वही किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये फिस्ट रूल से जब लोकेट किया गया तो ये फील्ड है, ऐसे ये फील्ड चल रही है, ठीक, फील्ड ऐसे देखें यही दिखा रहा है, ऐसे फील्ड घूम रही है। अब क्या होगा, इधर है, इधर डॉट है और इधर क्रॉस। आप जानते हैं जैसे ये डॉट क्रॉस बना लेंगे ना तो आपको वैसे ही पता चलने लगेगा सारी फील्ड ये कैसे घूम रही है। यहाँ क्रॉस बना लिया है डॉट, तो सीधी सी बात है, डॉट का मतलब इधर से फील्ड निकलेगी और इधर से ऐसे घूमते हुए इधर एंटर करेगी और फिर पीछे से उधर से आती हुई, है ना, ऐसे आएगी। ये पूरा चारों तरफ देखना है फील्ड को। ये विजुलाइजेशन हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर गलतियां नहीं होंगी आपसे, है ना। फील्ड में डायरेक्शन में बहुत विशेष ध्यान देना है, तो कुछ प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो इधर करंट हो गई, सपोज मान ले जैसे ये सिचुएशन से, तो करंट ऐसे होगी, तो आप जरा ध्यान दो, यहीं पे हम लोग शुरू कर देते हैं विजुलाइज करना, फिर हम बनाएंगे भी। तो कैसे होगा बताएं। जैसे मान ले हम आपसे पूछते हैं थोड़ा कि सपोज पॉइंट इधर है, कैसे हुआ, पॉइंट इधर है, करेक्ट, बिल्कुल सही। देखें पॉइंट इधर है तो ये पाम जो है ऐसे, ये करंट को दिखा रहा है ऐसे, और ये पॉइंट की तरफ ये फिंगर, ठीक। अब आप जैसे ही फिंगर को मोड़ेंगे ये बताएगा, ये देखें क्रॉस, क्रॉस हो गया, ठीक। तो इधर क्रॉस आना है, ठीक है, और इधर जैसे ही होगा डॉट, ये नहीं कि उधर क्रॉस है तो इधर डॉट बोल दिया, उसमें देखें अब डॉट के लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है तो इसको करने के लिए पाम कैसे रखेंगे, ये देखें ऐसे कि ऐसे, इस ऐसे नहीं, वैसे ऐसे वैसा नहीं, तो ये नहीं, ये करंट को देखना है ना, पॉइंट उधर है, ये हुआ। अब इसे फिंगर को मोड़े, देखें ये देखें डॉट। अब ये देखें जब डॉट क्रॉस का पता चला आपको कि इधर क्रॉस है इधर डॉट है, तो फील्ड का घूमना ही पता चल गया आपको। अब यहां पे जो फील्ड होगी ऐसे होगी, इधर से निकल रही है फील्ड आउटवर्ड, इधर एंटर कर रही है ऐसे घूमते हुए, ठीक। तो यहां पे ऐसे दिखाया जा रहा है, देखें इसको पाम से मतलब फिस्ट से वो ऐसे है ना, करंट ये हो गई है फिस्ट, ठीक। तो इधर हो गया डॉट और उधर हो गया क्रॉस। क्लियर हो रही होगी बात डायरेक्शन की, ठीक, ओके। चलें अब इसमें आप, ये डायरेक्शन है, अब ये कंडक्टर है, करंट पास हुई, तो आप ये बताओ इस तरफ क्या होना है, क्रॉस होना है और उधर डॉट। तो मार्क कर दें कैसे, इधर देखें ऐसे, तो ये है करंट, तो ये फिंगर जो है इस तरह से, मान लो उधर पॉइंट देख रहे हैं तो ये लोकेट करेंगे ऐसे, तो ये घुमाएंगे तो ये क्रॉस होगा, और फिर इधर अगर देखेंगे, है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ये देखें फिस्ट टू, ये डॉट, तो ये डॉट और ये क्रॉस। अब जरा विजुलाइज करो फील्ड घूम कैसे रही होगी, डॉट से निकला क्रॉस में एंटर किया, तो ऐसे ये देखें, देख रहे हैं ये हिस्सा पीछे से जा रहा है, ये आगे से, ये फील्ड का। अब यहां जरा बताओ ये डायरेक्शन, ये अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ कंडक्टर के ऊपर से फील्ड किस दिशा में निकल रही, तो पता चल रहा है ना यहाँ पे, तो वेस्ट टू फील्ड एबव द करंट, ये करंट के एबव फील्ड, कंडक्टर या करंट जो भी बोले, ठीक है, इज वेस्ट टू, ये देखें वेस्ट टू ईस्ट, और बैक साइड में क्लियर दिखना है ना, ये पीछे से ऐसे ईस्ट टू वेस्ट। बस ये अगर विजुलाइज कर लेंगे तो हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर जो है फील्ड बिलो द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, हो जाएगा ना, ओके। मान ले कंडक्टर ऐसे बना दिया और करंट ये, ठीक है। अब आप ये बताओ कि फील्ड में यहां पूछूं तो क्या होगा, डॉट होगा, क्लियर है, ओके। देखें ऐसे, अब इधर है ना फील्ड, तो पाम जो है जब आप रखोगे तो फिंगर इस तरफ होनी चाहिए, तो मान ले ऐसे रखेंगे तो फिंगर तो इधर पॉइंट की तरफ हो गया, लेकिन करंट तो उल्टी हो गई ना, तो इसको ऐसे रखना है ना, तो ये रखा आपने, तो इस तरीके से ये, तो ये करंट इधर चल रही है, अब क्या होगा, यस घुमाए इसे, तो ये हो गया डॉट,
ऐसे बना लिया तो डॉट इधर होगा, अब इस तरफ देखें तो ये देखें, ये तरीका रखना है ना, तो ये इतना हो जाएगा तो मुश्किल नहीं है। तो ये इधर डॉट हो गया, इधर क्रॉस। अच्छा फील्ड को घुमाते हैं इसमें, तो इधर से निकलना और इधर से एंटर करना, ये देखो। अब यहां पे फील्ड करंट के ऊपर पूछा जाए तो नॉर्थ से साउथ, गुड, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और पीछे साउथ। ऐसे बना लीजिएगा, हो जाएगा। यही सब पूछा जाता है। क्या एग्जामिनर बोलते हैं ना, एक करंट ऐसे पास हो रही है, अब बताओ उस करंट के नीचे फील्ड जो चल रही है उसकी डायरेक्शन, ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे देगा वो, ऐसे बोलना। ऊपर जा रही है तो कैसे विजुलाइज करना पड़ेगा डायरेक्शन के, ठीक है। वही स्टेट करंट अब की बार आप देख रहे थे, जो कंडक्टर दिखाया जा रहा था वो कैसे रखा जा रहा था बोर्ड के प्लेन में, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल रख दिया गया। अब की बार कंडक्टर में रखने का तरीका बदल गया। अब की बार कंडक्टर जो है ये आउटवर्ड चल रहा है। ये डॉट करंट का मतलब है कि ये कंडक्टर इस तरीके से आपकी तरफ जा रहा है। तो अगर इसकी फील्ड आपको बनानी है इस केस में, तो देखें तो फिर वही फिस्ट रूल से कैसे, एक तो सर्कुलर फील्ड होगी, दिखेगी कैसे होगी, तो ये थंब जो है इस तरफ आउटवर्ड, तो ये देखें ऐसे, तो ये आप ऐसे करोगे आउटवर्ड, है ना, तो ये जो फील्ड है ऐसे घूमेगी। तो ये एंटी क्लॉक, सर्कुलर एंटी क्लॉक, तो फील्ड ऐसे घूमने मतलब ये फील्ड ऐसे आनी है, देखें सर्कुलर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये उसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने में उसे बड़ा आसानी होती है, कई क्वेश्चन बना सकता है। जैसे अभी मान लें यहाँ एक्स, ये वाई और एक्स एक्सिस बना दे, अब इधर की फील्ड पूछे तो इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ की फील्ड पूछे तो ये माइनस एक्स जा रहा है। अब जैसे मान लें जैसे कंपोनेंट फॉर्म में फील्ड लिखना होगा तो वही गवर्न करेगा वो यूनिट वेक्टर जो है। अब ये वाई एक्सिस पे है तो ये प्लस जे हो गया, ये माइनस आई हो गया, वही फील्ड की वही वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ऐसे होता है। और देखें ये क्रॉस हो गई करंट तो इनसाइड, तो ये देखें ये इनसाइड अगर जा रही है तो ये देखें ये, अब ये घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये कई दिशा मिलती है, कई दिशा हो गई ना, क्योंकि फील्ड घूम रही होती है इसलिए दिशाएं कई होती हैं इसमें, ये ध्यान देना, ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। ऐसे एक कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, जरा देख लें इसमें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स form closed loops, hence their ends are non defined। ये ध्यान दीजिएगा कि इसके एंड्स डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए क्या बोला जाता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होना मतलब क्रिएट होना वहां से, और निगेटिव पे टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना। ओरिजिनेट होना और टर्मिनेट होने का मतलब है कि उसके एंड्स डिफाइंड हो गए। यहां कहीं बताएंगे कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, ये क्या टर्मिनेट कहीं हो रहा है, नहीं, एंड मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा। ये कंटिन्यूअस लूप में होता है और वो जो है उसके एंड्स डिफाइंड होते हैं, वो लूप में नहीं होता। दूसरा फर्क क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए 2D फील्ड, वो 3D फील्ड होता है। इसमें देखो 2 डायमेंशनल, इस प्लेन में बन गया, 2 डायमेंशनल प्लेन में बन गया। जबकि अगर चार्ज होता तो फील्ड सिर्फ इसी प्लेन में नहीं होती। अब रेडियल फील्ड जैसे पॉइंट चार्जर निकल रही है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, इधर भी निकल रही होती है आपकी तरफ, पीछे भी जा रही होती फील्ड, ऐसे हर तरफ होती फील्ड, वो 3 डायमेंशनल फील्ड होता है। ये दो बहुत बड़े फर्क हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, ग्राफ शोइंग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। जरा ये जो अभी हम लोगों ने डायरेक्शन देखी मैग्नेटिक फील्ड की, इसको ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखें। ये करंट है और इसका ये आउटवर्ड करंट है, और इसका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे सर्कुलर। ग्राफ के लिए ये कुछ एक्सिस बनाया गया, ये वाई और एक्स एक्सिस, और ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो आप ध्यान दें, ये इधर जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस, तो इस ग्राफ में आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस आर और वर्टिकल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ वाली इसको ड्रॉ कर रहा है, ये आर डायरेक्शन ये दिखाई जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आप देखें जरा सा, वो ये होगा, पहले तो साइन पॉजिटिव और निगेटिव है ना, तो भाई यहाँ पे साइन क्या मतलब है, डायरेक्शन से मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन से मतलब है। तो देखें इस पार्ट पे आप ध्यान दो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव आर पे डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब प्लस होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। और इस तरफ आप देखें तो डाउनवर्ड होने से ये निगेटिव होना चाहिए। तो ग्राफ जो बनेगा आप ध्यान दो, यहाँ ये देखें ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, ये वाला, ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ है। अच्छा, ये जो कर्व दिखाया जा रहा है इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, घटेगी, है ना, इनवर्स लॉ होता है, ठीक, अभी आपने देखा था। तो एम्पियर पर मीटर आई अपान आर या आई अपान आर इंटू 2 जो भी है, आर का इनवर्स चलता है। तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का घटना, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ क्या होगा, यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये भी इधर से डिस्टेंस के साथ घटना ही है, लेकिन डायरेक्शन निगेटिव होगी, ऐसे देखें। तो डिस्टेंस के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड घटेगी और निगेटिव डायरेक्शन की होगी। तो ये है इसका ग्राफ का मतलब ग्राफिकल तरीके से इसका विजन करना, व्यू करना, ये कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। और मान लें जैसे दूसरी करंट दिखाई जाए, ये वाली क्रॉस, तो अब ये उल्टा हो जाएगा इसमें जब आप बनाओगे ये ग्राफ, तो इधर जो है इस तरफ निगेटिव हो गया और इस तरफ पॉजिटिव। तो ये देखें वो निगेटिव साइड में बनना है, इधर डिस्टेंस के साथ घटने वाला है, निगेटिव फील्ड, निगेटिव डिस्टेंस के साथ घटना, और ये वाला है पॉजिटिव, ये देखें डिस्टेंस के साथ घटना लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो फील्ड का निगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन से संबंधित बात हुई। बाकी वैल्यू पे तो आप देखो उसकी वैल्यू का घटना बढ़ना, डिस्टेंस के साथ वो तो चल ही रहा है, ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, देखें, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस ट्वाइस डी अपार्ट। ये 2 वायर दिखाए जा रहे हैं, ये देखें 2D डिस्टेंस अपार्ट है। दे कैरी स्टडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये दोनों करंट जो है आउटवर्ड है, ये डॉट वैसे दिखा भी रहे हैं, आउटवर्ड करंट सब केस में दिखाया जा रहा है इससे, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन एक्स एक्स डैश इज गिवन बाई, ये होगा कैसे, देखें 1 by 1 जैसे चेक करें, तो आप जैसे इसको चेक कर रहे हो तो आउटवर्ड है, तो आप ध्यान देना इसमें डायरेक्शन पे देखो, एक तो डिस्टेंस के साथ घटना चाहिए, ये तो चल रहा है। अब डायरेक्शन में देखा जाए तो इधर पॉजिटिव है इस तरफ और इधर निगेटिव है, कैसे, आप ये फिश टूल से देखो, ये डॉट ऐसे है ना बाहर, तो इधर फील्ड ऊपर जा रही होगी तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, और इधर आएंगे डॉट होने से तो ये फील्ड निगेटिव है, तो निगेटिव साइड में, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये भी डॉट है, तो डॉट होने से वही बात है कि आप जैसे इधर देखेंगे तो ये फील्ड पॉजिटिव ऊपर दिखाना चाहिए, और इधर आएंगे तो फिर फील्ड निगेटिव डायरेक्शन, और डिस्टेंस के साथ घटना, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या गलती है, ये किसका होना चाहिए, ये क्रॉस का होना चाहिए, है ना, ये क्रॉस का होना चाहिए वाला, ये गलत हो गया, ये तो सही है ना, ये ठीक। यहां पे क्या गलती है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखा दिया गया, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे पूरा जो है ये यहाँ पे गलत है, ये ग्राफ इस तरीके से, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखा दिया, दोनों तरफ की फील्ड सर्कुलेट हो रही है ना, तो अपोजिट फील्ड होगी इस तरफ और इस तरफ, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। फिस्ट रूल दिमाग में रखिएगा, हमेशा यूज होगा, कुछ याद नहीं करना है, वहीं पे करना है आपको, और ठीक। करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर्स, देखें इसमें क्या, ये सर्कुलर कंडक्टर का एक पार्ट है आर्क, ठीक, इसमें करंट पास हो गई, करंट फ्लो करवाया गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। पॉइंट जो लोकेट करेंगे वो बेसिकली सेंटर होगा, ये पॉइंट किसका, जिस सर्किल से इसे कट किया गया है उसका सेंटर ये पॉइंट होता है। अच्छा, रेडियस भी डिफाइंड होगा ऐसे आर,
और एक चीज और, एंगुलर कवरेज भी डिफाइंड होगा इसका कि कितना कवरेज है ये फाई से, क्योंकि ये जैसे कवरेज बढ़ेगा, मान लें सेमी सर्कुलर हो गया तो ये पाई हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया तो ट्वाइस पाई, ये ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले मैं दिशाओं की बात करें, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में अब आप ध्यान दो, इस बार करंट घूम रही है तो फील्ड थंब से होगा, करंट जो है वो फिंगर से। तो इसमें ये करते हैं जैसे फिश टूल से, ये करंट ऐसे घूम रही है ना, देखें ये करंट ऐसे, तो ये होगा ऐसे, तो करंट ऐसे घूमे, फिंगर से ऐसे करंट को दिखाएंगे तो थंब जो है ये दिखा रहा है डायरेक्शन, तो क्रॉस फील्ड होगी, थंब फील्ड को दिखाएगा, ठीक ऐसे, ये इस तरह से देखें, इस तरह चलेगा ये, तो फील्ड आप मार्क कर लो, यहाँ पे क्रॉस फील्ड होगी, यहाँ मार्क कर लिए, ये तरीका है डायरेक्शन इसमें निकालने का, ठीक है। एक्सप्रेशन जो होता है इसका सिंपल है, एक्सप्रेशन बिल्कुल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R फाई, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये फाई जो एंगल है, सिर्फ देखो ये हो गया आपका कांस्टेंट और एम्पियर पर मीटर हो गया है, ये शेप के लिए, तो इसमें ये कवरेज है, कितना एंगुलर कवरेज है उसको, तो फाई से जब आप मल्टीप्लाई करो, सिर्फ एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान रखना ये रेडियन में होना चाहिए, पाई के टर्म्स में। कभी भी एंगल को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा पाई, मतलब पाई के टर्म्स में या रेडियन के टर्म्स में आप रखना, डिग्री में नहीं। डिग्री तब रखते हैं जब वो साइन या कॉस या टेन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के साथ हो, तब आप यूज करो, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप इससे लिखेंगे, ठीक, ये एक्सप्रेशन। अब केसेस इस पे बनते हैं, तो ये जो फील्ड है इसका एक्सप्रेशन ये बी नॉट कर लें, ठीक है, वैक्यूम में डिस्कस हो रहा है ना इसलिए। इसके केसेस हैं, एप्लीकेशंस कैसे, जैसे मान लें सेमी सर्कुलर वायर हो, सेमी सर्कुलर, तो इसमें कवरेज जो होगा, करंट तो ऐसे दिखा दी, कवरेज जो है वो पाई का होगा, है ना, वो रखते हैं। लेकिन अभी डायरेक्शन की जरा सा बात कर लें, तो ये एक मिनट, ये कवरेज दिखा देते हैं, ये कवरेज तो पाई हो गया, तो पाई हो गया ना हाफ सर्किल पूरा, फाई जो है वो पाई होगा, वो रखेंगे। डायरेक्शन बताओ, आउटवर्ड होगा ना, ऐसे देखें, ये करंट ऐसे जा रही है तो करंट ऐसे फिंगर, तो ये आउटवर्ड, बहुत आसान है, ऐसे देखा जाता है ये, ठीक। तो ये करंट इस तरीके से, तो ये हो गया डायरेक्शन, ऐसे होता है, ये आउटवर्ड हो गया थंब ऐसे, तो डॉट फील्ड, ठीक। एक्सप्रेशन में फाई का सब्स्टिट्यूशन आप पाई रख दोगे, बहुत इजी होता है, तो देखें यहाँ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू पाई, ये रख देना, ठीक है। डायरेक्शन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आगे जो मैथमेटिक्स होगी पूरी डायरेक्शन पे होगी, बहुत ध्यान देना, एक्सप्रेशन तो है ही, ठीक। क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू लूप ABCD एट द ओरिजिन OS। अब देखो ये जो एक कंडक्टर दे रहे हैं, ये एक लूप है ऐसे, ये पूरी एक करंट इसमें पास हो रही है पूरे लूप में। अब एक पॉइंट यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस करंट के कारण, जो लूप है इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप देख लें, ये वैल्यू पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे, फाइंड करते हैं इसमें से कौन सा केस होगा। तो इसे अप्रोच क्या होता है देखें, ये जो केसेस आते हैं कॉम्बिनेशन पे होते हैं। अभी हम लोग ने 2 केसेस पढ़े, कौन से, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर। अब उनके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन बनेंगे, तो एक कॉम्बिनेशन ये सबसे पहले ये आया, इसमें आप ध्यान दो, तो 2 स्ट्रेट हैं कंडक्टर और 2 सर्कुलर हैं, और पॉइंट O वहां पे डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे कि इन चारों केसेस 4 कंडक्टर्स हो गए ना, तो इनका अलग अलग फील्ड निकाल के वैल्यू और डायरेक्शन, है ना, निकाल के उनका समेशन करेंगे, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चूंकि 4 कंडक्टर से मिलकर ये लूप बना है, तो सबको नेम दे दें। तो नेम देना जरूरी है, तो देखिए 1 दिया, 2 दिया नेम, 3 और 4। अब एक एक करके फील्ड लिखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण बताएं। 0 क्यों, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे ये पॉइंट, गुड, ये 0 हो गया, तो B1 इज 0, ठीक, ओके। अब दूसरा ये उठाते हैं, ये आर्क है, तो आर्क में आप जानते ही हो कि 2 चीजें हैं, एक तो I अपॉन R में R और फाई,
इन दोनों का इंतजाम करो, ठीक। तो इसमें आर कितना है, रेडियस इसका, ये देखें बी, इसका है ना, ये वाला कंडक्टर है, तो ये रेडियस हो गया बी, ये सेंटर हो गया, इसका पॉइंट सेंटर ही दिया है, ये बी हो गया, रेडियस हो गया। और एंगुलर कवरेज कितना है, ओके 30 डिग्री है, इसे पाई में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 6। तो एक्सप्रेशन आप लिखो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, तो आई अपान आर, आर इज बी, और ये एंगुलर कवरेज पाई बाई 6, ठीक। अब जब इतना आया तो आप डायरेक्शन पे भी तो ध्यान देना है ना, इस पे डायरेक्शन आप बताएंगे इसका, ये डायरेक्शन क्रॉस, अच्छा कैसे देखें, ये करंट नीचे जा रही है ऐसे, ये देखें, तो इनवर्ड, तो इनवर्ड यहां पे आपको बनाना होगा ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये एक डायरेक्शन का साइन जरा दे दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स करनी होगी ना, तो डॉट को हम पॉजिटिव लिया करेंगे और क्रॉस को निगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसे निगेटिव लेंगे जब मैथमेटिक्स जोड़ेंगे ना उसे तब, ठीक, ओके। फिर B3 इज 0, कैसे, ये स्ट्रेट हो गया ना, ये स्ट्रेट ये एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। फोर्थ का बताएं, फोर्थ आर्क है, फिर आर्क है, तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस इज ए, रेडियस ए हो गया, और एंगुलर कवरेज उतना ही है, पाई बाई 6 वाला, 30 डिग्री वाला ये, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं, तो ये हो गया आई अपान ए और पाई बाई 6, ये रेडियस। डायरेक्शन बताओ, करेक्ट करेक्ट, इसमें आउटवर्ड होगा, है ना ऐसे, ये देखें, तो ये आउटवर्ड आ गया, आउटवर्ड का मतलब डॉट पॉजिटिव, तो यहां पे ये वैल्यू लिखा है ना, और ये डॉट पॉजिटिव, ओके। जब ये चारों फील्ड हो गई तो अब इनका समेशन करना है, ठीक है। तो आप देखो ऐसा होता है ना कि वेक्टर मैथमेटिक्स करनी है, वेक्टर मैथमेटिक्स में एक केस में सहूलियत होती है जब एक ही एक्सिस पे फील्ड हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, जैसे डॉट और क्रॉस है ना, तो ऐसे केस में मैथमेटिक्स सिंपल हो जाती है, क्या जोड़ दो या घटा दो। ये हमने शुरू से आपको सिखाया कि अगर एक ही एक्सिस पे केसेस चल रहे हो, शुरू से ही हमने मैकेनिक्स से सीखा इस बात को, तो उसमें सिंपल मैथमेटिक्स करनी चाहिए साइन से। लेकिन अगर अलग अलग दिशाएं होंगी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तो फिर कंपोनेंट फॉर्म, तो यहां पे वो भी केस आ सकते हैं आगे, जो अलग अलग दिशाओं के लेंगे। अभी जो केसेस चल रहे हैं उसमें आप ध्यान दें, ये एक ही एक्सिस पे है, क्रॉस या डॉट, तो आप सिंपल इसमें साइन का यूज करके आप इसमें फाइंड करना शुरू करो। तो होगा क्या, इसमें आप देखें, इसमें अब नेट फील्ड निकालनी है, तो सारे फील्ड का समेशन कर रहा है ना, वैल्यू का साइन के साथ। तो रख देते हैं भाई यहाँ पे सारे फील्ड रखेंगे साइन के साथ, तो देखें जो पॉजिटिव है, जो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये रख दिया, और बाकी ये तो 2 जीरो थे, B1 और B3, ये रख दिया। अब इसको जोड़ लें तो इसमें कुछ काफी चीजें कॉमन आ जाती हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई पाई बाई 6, ये सब कॉमन है। ये 1 अपान ए बचेगा प्लस, और माइनस 1 अपान बी निगेटिव माइनस, है ना। तो ये ऐसे, ये तो खैर चले लिख लिया, इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में, फिर कॉमन निकाल लिया। ये देखो, ये जब कॉमन आया इसमें, तो अब ऑप्शन को देखें कैसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें शायद एलसीएम लेके उन्होंने किया है, तो उसी ऑप्शन के हिसाब से बना रहे हैं। तो एलसीएम है, ये हो गया, एक स्टेप और है उसमें, कुछ ये पाई कैंसिल कर दिया गया ऑप्शंस के हिसाब से, तो ये 24 ये आ गया, है ना, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा, हमारे ख्याल से आंसर इसमें से हो गया। हम इसमें ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं पूछ रहे, मान ले डायरेक्शन भी आपसे पूछ लेते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं, साइन डिसाइड हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, यही साइन डिसाइड कर देगा। इसमें बी क्या था, ए से ज्यादा था, बी ए से ज्यादा था, तो ये पॉजिटिव होगा। तो साइन अगर डायरेक्शन आपसे पूछ लेते हैं तो साइन डिसाइड कर लो, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे साइन, सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, यानी कि डॉट, नेट फील्ड डॉट होगी। अच्छा, नेट फील्ड उसी के हिसाब से होती है जो सबसे बड़ा होता है, उसके हिसाब से होना है नेट फील्ड। ये तो डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं वहां पे, ऐसे ही बना देता है एग्जामिनर, उसमें ऑप्शन में डॉट या क्रॉस बना देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर सर्कुलर करंट में आप देखें ये पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाए, तो कंप्लीट सर्किल में फिर कवरेज ट्वाइस पाई, तो करंट तो ये हो गई,
आप देखें ये रेडियस हुआ, कैसे लिया, आउटवर्ड ऐसे, डायरेक्शन ये करंट ऐसे जा रही है, ओके, तो ये घूम रहा है ऐसे, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन, ये तो ये डॉट फील्ड हो गई। वैल्यू इसकी फाई इज ट्वाइस पाई, सिंपल, तो फाई जो है वो ट्वाइस पाई ले लिया, ठीक है, हो जाएगा, ओके। अब इसमें एक बात और आती है, जब ये अब लूप कंप्लीट हो गया, लूप कंप्लीट हुआ ना, तो कभी लूप अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें एक संभावना और होती है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देने की। तो मान लें ऐसा सर्कुलर लूप कई टर्न्स का बना हो, ये देखें, तो कई टर्न्स का मतलब है कि उसमें मल्टीपल करंट्स हो गई, तो जितनी करंट्स होंगी उतने टाइम्स फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक की अपनी फील्ड होगी, सब जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा के हैं, करंट ऐसे बह रही है। तो उसमें सिर्फ आपको ये करना होता है कि अपना रेडियस वेडियस डिफाइंड होगा, उसमें ये फील्ड है, ये फील्ड इस समय क्रॉस क्यों दिखा रहा है, ऐसे है ना, आप कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फील्ड होल्ड, ये ऐसे क्रॉस होगी फील्ड इस केस में, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन आप देखें, एक्सप्रेशन में ये देखें n से मल्टीप्लाई हुआ है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये n से करंट को मल्टीप्लाई क्यों कर दिया गया है कि करंट की काउंटिंग बढ़ा दो, हर करंट से ये फील्ड मिल रही थी तो अपने आप फील्ड जो n टाइम्स बढ़ जाएगी, तो करंट को बढ़ाने की परंपरा है कि करंट को n टाइम्स कर दिया, वो अपने आप फील्ड n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टर होने का मतलब है करंट, नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ करंट्स का बढ़ाना, ये चीज आप ध्यान दें, ठीक है, ओके। Find magnetic field at the center of circular coil of n turns, ठीक है। Found by, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, found by L length of a wire carrying a current I, जानते क्या हुआ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक L लेंथ का कंडक्टर है, उसको मोड़ के घुमा के एक लूप बना दिया गया, एक नहीं n टर्न्स का, उसे घुमा के ऐसे n टर्न्स का लूप बना दिया गया उसमें, और एक करंट I पास हो रही है उसमें, ठीक। तो उसमें फील्ड पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि मान ले जैसे उस लेंथ से एक टर्न बनाया गया तब फील्ड क्या होगी, 2 टर्न्स बनाया गया तो फील्ड कितने टाइम्स बढ़ जानी चाहिए, क्या 2 टर्न्स बढ़ाने से फील्ड जो है डबल हो जाएगी या कुछ और होगा, डिपेंडेंसी का यही मतलब है। 3 टर्न्स बनाया गया तो फील्ड क्या तिगुनी होगी या कुछ और होगा, ये सोचना, तो एक्सप्रेशन से पता चलेगा ना। तो इसमें एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा, उसमें क्या है, क्यों बनाना पड़ेगा, उसका भी रीजन है। असल में यहाँ जो क्वांटिटीज दी हुई हैं उसमें एक कमी है, एक क्वांटिटी की, एक्सप्रेशन आर नहीं मालूम है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस हमें निकालना पड़ेगा ना, लेंथ दिया है जिस वायर से वो बना है, तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा, तो वो एक्सप्रेशन पहले बनाओ, तो एक्सप्रेशन बनाओगे तब डिपेंडेंसी आप देख पाओगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बनाते हैं, चलें कैसे। तो ये है वायर एल लेंथ का, इससे जो कंडक्टर बनाया गया, वो टर्न्स जो बनाए गए उसमें ये देखें वो ऐसे, वो एन टर्न्स में ये कंडक्टर को बना दिया गया ऐसे। अब चलें इसकी फील्ड लिखते हैं, तो फील्ड लिखेंगे तो ये आर हमें मालूम नहीं है, इसका रेडियस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आर कैसे फाइंड होगा, ये टोटल लेंथ और इसकी लेंथ इक्वेट कर दो, तो इसकी लेंथ अगर हम बात करेंगे तो ये ट्वाइस पाई आर तो 1 हो गया, और n टाइम्स तो n इंटू ट्वाइस पाई आर किससे बनेगा, एल लेंथ से, तो उसे इक्वेट तो करो, इक्वेट करने से r मिलेगा आपको, तो r जो है वो n के टर्म्स में मिलेगा ऐसे, l और n के टर्म्स में, इसका सब्स्टिट्यूशन आपको वहां करना पड़ेगा। तो एक n और आने वाला है एक्सप्रेशन में, सिर्फ n पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, इसीलिए क्वेश्चन बना है इस तरीके से। तो आप देखो, अब जब ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे ये है ना, तो इसमें n का ये r का सब्स्टिट्यूशन करो, ni हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, रेडियस है ट्वाइस पाई होगा, पूरा सर्कुलर वायर है। अब इसमें r रखेंगे तो r जो है वो l अपॉन ट्वाइस पाई n वहां से रख दिया। अब आप ध्यान दो, ये n ऊपर जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, डिपेंडेंसी स्क्वायर पे हो जाएगी यहाँ से, तो एक्सप्रेशन ये आने वाला है। ये ट्वाइस पाई ऊपर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ट्वाइस पाई स्क्वायर हो गया, ये यहाँ तो डिपेंडेंसी पूछ रहे हैं ना, एक्सप्रेशन ये हुआ और डिपेंडेंसी आप देखो n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, जैसे मैंने कहा कि 1 टन का बनाया इसका, फिर 2 टन पे बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 से दूसरे टन पे पहुंचने पे डबल नहीं होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक गिवन वायर से बनाया गया है इसे। क्यों होगा?
प्रैक्टिकली सोचो, सिर्फ एन में ही चेंजेस थोड़ी हो रहे हैं। एक ही वायर से बनाने में क्या हो रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो रेडियस कम हो जाएगा। जितने टर्न्स बढ़ाते जाएंगे रेडियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि लेंथ तो फिक्स है ना। तो रेडियस जो है नीचे चल रहा है तो ये कम होगा, तो इसका भी तो प्रभाव आएगा। एन तो बढ़ा ही रहा है, रेडियस कम होकर भी एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देगा इसमें, तो बढ़ाएगा, तो वही इफेक्ट दिखने लगा एन के टर्म्स में। तो एन स्क्वायर ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस एक्सप्रेशन को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आया है कई बार इससे। देखिए IEEE पे क्वेश्चन है ये, a long wire carries a steady current, it is bent into a circle of 1 turn। एक वायर को पहले 1 टर्न में बेंड किया गया, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज B, ठीक है। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स। अब उसके n टर्न्स उसी वायर के बना दिए गए, तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। अब आप जानते हो कि अगर एक ही लेंथ से बनाया गया है तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो पहली फील्ड B थी, बाद में n स्क्वायर B हो जाएगी, ठीक, ये हो जाएगा। CBSE का क्वेश्चन देखें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट फॉर अ सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल एट सेंटर इज P। ओके, एक वायर है एक गिवन लेंथ का, उससे एक सिंगल टर्न पे मैग्नेटिक फील्ड B है। कह रहे हैं देन इट्स वैल्यू ऑफ 2 टर्न्स फॉर द सेम वायर व्हेन द सेम करंट पासिंग थ्रू इट इज, कितना हो जाएगा 4B। अब वही बात बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना, बस नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दे दी है। वो n टर्न्स था, इसमें 2 टर्न्स हो गए, तो 2 टर्न्स में 4B हो गया। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। हम लोगों ने सर्कुलर लूप का केस पढ़ा और स्ट्रेट कंडक्टर का, ठीक है, वो दिमाग में रखिएगा। एक केस ये है जो आपको याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप देखिए, रेगुलर से क्या मतलब है, बराबर साइड्स के, ये सब साइड जो है बराबर है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसका एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं, उसे आपको याद करना है। हालांकि जानते हो वो बना कैसे होगा, वो स्ट्रेट कंडक्टर के केस से बना होगा। जानते हैं इसका एक्सप्रेशन जो ही बनाया गया होगा, उसमें एक एक कंडक्टर की फील्ड निकाल के उसको जोड़ा गया, या कह सकते हैं कि एक के साथ जो एक की जो फील्ड होगी उसका इतने n टाइम्स, जितने नंबर होंगे उसमें, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन में जनरलाइज कर दिया, उतने n टाइम्स बढ़ाया गया होगा। इसका हम लोगों ने सीखा है आज, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर का। तो खैर इसमें आपको याद करना है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो एक्सप्रेशन ऐसे होता है, देखें, V नॉट इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइड है, वही हो गया एम्पियर पर मीटर, ये कांस्टेंट हो गया, एम्पियर पर मीटर हो गया। ये जो आ रहा है ये शेप पे डिपेंडेंसी है, ये आ गया, इसको याद करना है। अब इसमें मैं बताता हूं आपको, n तो नंबर ऑफ टर्न्स हो, नंबर ऑफ साइड्स हो गई। एंगल निकालने का तरीका ये है कि वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स एंड थीटा इज 180 अपॉन n। 180 को n से डिवाइड कर दें, ये थीटा आ जाता है, ये थीटा यहां आपको सब्स्टिट्यूशन कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके यूज करके हम दिखाते हैं आपको कैसे आ जाएगा फील्ड का। और देखें डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन इस समय ये करंट जो है ये सर्कुलेट कर रही है ऐसे, तो ये फिश टूल से करंट ऐसे घूम रही है ना, तो इस समय अगर इसमें आप डायरेक्शन की बात करें, ऐसे घूम रहा है ना, आउटवर्ड होगा, ऐसे ही देख लेते हैं। लूप जैसा भी हो उसमें लूप में यही तरीका होता है देखने का, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, जैसा भी लूप हो ऐसे फिश टूल से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द गिवन करंट कैरिंग स्क्वायर शेप कंडक्टर एट इट्स सेंटर P। एक स्क्वायर शेप कंडक्टर जिसके साइड्स की वैल्यू दी है A, और ये सेंटर पे फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। हम फॉर्मूला सीधे यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप देखो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो n इज व्हाट 4, 180 अपॉन n इज थीटा, तो n जो है 4 हो गया, तो n आप 4 रख दोगे तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो था यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन देखें, इसमें n 4 रख दें और थीटा 45 रख दें और कैलकुलेट कर लें, तो हो गया ये। अब देखो ये 4 हो गया, हर थीटा जो है 45 डिग्री हो गया, ये 16 हो गया, ये sin 45 इज 1/√2 और tan 45 इज 1। ये एम्पियर पर मीटर, ये साइड की वैल्यू है जो भी हो, रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखें 1 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 16 हो गया।
ये 8 इंटू 2 होगा ये, तो 2 और √2 कैंसिल होगा, 8 √2, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही आ जाएगा। अब वही एम्पियर पर मीटर, ये उसके शेप पे डिपेंडेंसी है कि कैसा शेप था उसका, स्क्वायर था, उस पर आ गई। ठीक, इजी है बहुत, फॉर्मूला यूज करना है। और डायरेक्शन आप बता ही सकते हो इसमें, डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्लियर आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन पूछते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना, डायरेक्शन आउटवर्ड डॉट आ रहा है। ठीक है, जेई मेन में अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो है आप देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी, आइडेंटिकल बोल दिया है, एक जैसी लेंथ के वायर, ईच ऑफ लेंथ एल कैरी द सेम करंट आई, करंट भी सेम है। कह रहे हैं वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, पहले वायर का एक सर्किल बनाया गया, ठीक, एंड वायर बी इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, दूसरे वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया गया। अब हम लोग सर्किल का भी एक्सप्रेशन जान चुके हैं केस, और स्क्वायर का भी अभी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, इफ बी ए एंड बी बी आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, वो दोनों एक जैसे वायर थे, एक से सर्किल बनाया गया तो उसके सेंटर पे कुछ फील्ड आई बी ए, दूसरे वाले केस में जब उसका स्क्वायर बनाया गया तो सेंटर पे फील्ड आई बी बी, ऐसे। ठीक है, तो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे आप देखें कि देन द रेशियो बी ए अपॉन बी बी इज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक, ये तो इसका मतलब है कि हम जो एक्सप्रेशन अभी निकाले थे हम लोग, है ना, उसका यूज कर लेते हैं, है ना, तो उसका यूज करके फाइंड, लेकिन ध्यान देना है कि उसमें जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसमें जो वैल्यू मालूम है, एल मालूम है ना, लेंथ, तो ना तो आर मालूम है सर्किल के लिए और ना ही स्क्वायर के लिए ए मालूम है उसकी साइड, तो दोनों को एल के टर्म्स में हम सब्स्टिट्यूशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो देखें, तो पहला जो केस है उसमें ये है वायर ए एल लेंथ का, इसका हम सर्किल बना रहे हैं, तो इसका वही रेडियस है, रेडियस अगर आर ले लें तो आप जानते हो एल इज इक्वल टू ट्वाइस बाई आर, वही बात है जो हम लोगों ने किया था अभी, वो एन टर्म्स में थे, कोई बात नहीं। तो आर इज एल अपॉन ट्वाइस बाई, इसका एक्सप्रेशन लिख लें फिर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू ट्वाइस पाई, पूरा सर्कुलर लूप है, ये आर रख दे रहे हैं यहाँ से, तो आर रख दिया एल अपॉन ट्वाइस पाई, ये एक्सप्रेशन बन के आएगा, है ना, ट्वाइस पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 4 पाई स्क्वायर, एक ये रख लिया। अब दूसरा फाइंड करें तभी तो कंपैरिजन करेंगे, दूसरे में ये किया गया है, आप देखें कि इसी वायर से बी वायर है वही उसी लेंथ का, उसी करंट का, इससे स्क्वायर बनाया गया। अब स्क्वायर में जो साइड इन्होंने ए दे रखी है वो एल के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी आपको, तो वो हो जाएगा, आप देखो एल इज इक्वल टू 4a होगा ना, ये टोटल लेंथ 4a, तो a इज एल अपॉन 4। अब इसका एक्सप्रेशन भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग ने बनाया ना, उसको हम यूज कर ले रहे हैं, वो क्या आ रहा था, वो शेप फैक्टर 8 √2, तो वही यूज कर ले रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग ने निकाला था अभी, है ना, तो इसमें a का सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं l/4, ठीक, तो ये हो गया ऐसे, तो ये 4 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा ना, ये 32 √2, ये दूसरा, बस दोनों एक्सप्रेशन आगे इनका रेशियो करना है, तो रेशियो कर लेते हैं। रेशियो में आप देखो बी ए अपॉन बी बी, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, अब इसमें ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, इतना कितना बचेगा ये, तो हाँ ये 4 से ये कैंसिल होगा, 8 है पाई स्क्वायर अपॉन। अब दोनों केस का इस्तेमाल कर लिया था, दो केसेस और एक वो कॉन्सेप्ट कि एक ही लेंथ से बनाना, ये सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल कर लिया एग्जाम में। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फॉलोइंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यहां प्रैक्टिस के लिए कुछ केसेस दिए हुए हैं हम लोगों को, इसमें इन सभी करंट कैरिंग कंडक्टर के जरिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसे उठाते हैं, पहला केस उठाते हैं, ये देखते हैं कि फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हुआ, निकाला जाए। देखिए चलें, इसमें देखा जाए तो इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, तो कितने कंडक्टर दिख रहे हैं आपको, 3,
है ना। तो दो स्ट्रेट दिख रहे होंगे और एक सर्कुलर है आर्क, तो नेम दे देते हैं इनको। तो 1 ये स्ट्रेट वाला, ये 2 और ये 3, ठीक, ओके। दो चीजें ध्यान देनी है, एक तो वैल्यू और दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। चलें तो फर्स्ट केस उठाते हैं, तो पहले की फील्ड आप बताएंगे कौन सा केस है ये? ओके करेक्ट, लॉन्ग कंडक्टर वाला केस है जिसके एक एंड पे पॉइंट है। तो याद करें ये था सिर्फ I अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो अंडरस्टूड है होगा I अपॉन आर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रही है I अपॉन आर, तो वो लिख रहे हैं, डायरेक्शन भी आप बता दो इसका, ओके करेक्ट। देखो वही तरीका है, पॉइंट डिफाइंड है। अब आपको क्या करना है, पाम उठाना है ऐसे, ये करंट को डिफाइन करेगा, फिंगर जो है पॉइंट की तरफ लोकेटेड होंगी, डायरेक्टेड होंगी ऐसे। तो ये देखें, ये करंट और ये पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड फिंगर्स, ऐसे करेंगे ये, और फिर इसे मोड़ेंगे तो ये बताएगा ये डॉट बाहर, तो डॉट फील्ड होगी। तो देखें लिख रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर ये हो गया, और ये देखें डॉट यानी कि पॉजिटिव, ओके ठीक। अब जरा ये जो आर्क दिख रहा है दूसरा वाला, इसकी फील्ड बताएं, वैल्यू पहले बताएं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर तो है, फाई कितना होगा? देखें एंगल, देखें कवरेज कितना हुआ, 390 कवरेज है। देखें एक 90 ये हुआ, एक ये वाला हुआ, और एक ये, मतलब है ना 3/4 सर्किल कवरेज है ना। तो पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ये 5 हो गया। तो एक्सप्रेशन ये होगा B2 जो है, ये देखें 3 पाई बाई टू, 5 की जगह 3 पाई बाई टू ले लिया। अब डायरेक्शन बताओ, करेक्ट। ये ऐसे करंट, यही वाली करंट जा रही है ना ऐसे, ये करंट ऐसे जा रही होगी, तो ये देखें ऐसे घूम रहा है करंट एज आउटवर्ड, तो ये भी आउटवर्ड हो गया, गुड। अच्छा 3 का बताएं, 0, क्यों? क्योंकि इसके एक्सिस पे ही है पॉइंट, तो ये 0 हो गया, गुड। अब ये सिंपल हो गया, अब दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो जुड़ जाएंगे सीधे, तो दोनों को ऐड कर दें, ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा, देखो साइन कैसे, दोनों फील्ड लिखी, ये 0 तो है ही थर्ड वाली। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर कॉमन हो जाएगा, तो यहां 1 रह जाएगा, यहां 3 पाई बाई 2 रह जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इसे। और नेट डायरेक्शन क्या होगी फाइनल नेट फील्ड की, आउटवर्ड ही होगी, दोनों आउटवर्ड हैं तो डॉट है, ये ऐसे करते हैं, सिंपल, ठीक। दूसरा केस थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखें। ये कंडक्टर ऐसे चल रहा है, देखें ऐसे को, कितने कंडक्टर्स दिख रहे हैं? 4। चले मार्क करते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा सब डायमेंशंस दिए हैं, ये ट्वाइस है, ये स्क्वायर है बेसिकली, लेकिन इधर से ये वायर मुड़ गया ऐसे, सेमी सर्कुलर हो गया। तो एक एक उठाते हैं, जैसे 1 को उठाएंगे, तो आप ये बताओ, ये 1 को उठाएंगे, पॉइंट P यहां डिफाइंड है, तो कौन सा केस होगा ये जो सबसे शुरू में जो जनरल था उसमें हाफ वाला केस है ना एंड पे, तो उसमें क्या याद है, I अपॉन आर तो होगा, और साथ साथ जो है I अपॉन आर मतलब डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, सिर्फ साइन थीटा एक, अगर दोनों इधर भी होता तो दूसरा भी आ जाता, याद आ रहा है ना। ऐसी देखो फॉर्मूला लॉजिकल तरीके से अगर आप याद करते हो ना तो बिल्कुल यूजफुल हो जाता है वही, है ना, तुरंत आपको पता चलने लगेगा कि वो क्या आएगा। तो तो क्या क्या इंतजाम करना है बताएं, तो उसमें I अपॉन आर का इंतजाम करना है, तो वो तो दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ट्वाइस ए का आधा ए होगा, और एंगल का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो एंगल जो है आप जानते हो इधर से मिलाना पड़ेगा आपको, तो ये लाइन आप मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा वो थीटा, साइन थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आपको साइन थीटा निकालना है ना, तो एक ट्राइंगल मिलेगा, उस ट्राइंगल से आप, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, उससे साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। देखो दिखाते हैं, तो इसमें आप ये करें, ये ए हो गया इंतजाम, और ये चलें, ये डायमेंशन जितना हो रहा है लिखते हैं, ये ट्वाइस ए है, ये सब लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें ये लाइन मिला है, ये लाइन जो है √5a कैसे होगा, पाइथागोरस से, ये ट्वाइस है, ये ए है, तो पाइथागोरस से हो गया √5a, है ना। तो ये √5a आ गया। अब इससे एंगल आएगा, अब देखें ये वाला एंगल, अब लिख सकते हो इसका साइन थीटा, साइन थीटा इज व्हाट, एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा साइन थीटा, क्या दिक्कत है। तो लिखते हैं, देखें अब एक्सप्रेशन को, तो B1 इज I अपॉन a इंटू साइन थीटा, अब साइन थीटा रख देते हैं यहां पे, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई ट्वाइस ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे रख देते हैं, ठीक है।
ए कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन ये आया। ठीक, अब इतना एक्सप्रेशन जो आ रहा है इसमें अब डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी। डायरेक्शन जो है वो क्या होगी बताएं, कैसे पता चला? देखें ये पॉइंट इधर है ना, करंट तो ये फिंगर्स को पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रखिएगा, ऐसे देखें ये ऐसे, ये करंट इधर, ये ऐसे हो गया तो ये देखें ये क्रॉस हो, ठीक है, देखें क्रॉस यानी कि निगेटिव। क्लियर? ओके। अच्छा, अब दूसरा कंडक्टर उठाते हैं। दूसरा कंडक्टर ये है, सेकंड। ये कौन सा केस है? पॉइंट ये है, जरा विजुलाइज करें। यहां से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ये आर होगा। आर हमारे ख्याल से 7 दिख रहा है, ये ट्वाइस से होगा। अब ये वो केस हो गया जिसमें दोनों हिस्सा इस्तेमाल हो गया, तो दोनों हिस्सा का मतलब साइन थीटा 1 भी चाहिए और साइन थीटा 2 भी चाहिए, है ना, और दोनों सिमेट्री में बराबर एंगल रखेंगे। तो मैं बनाता हूं, तो आर का इंतजाम और उसके भी एंगल का इंतजाम, तो ऐसे देखें, ये मिलाया, ये तो ट्वाइस से हो गया ये वाला, और इनका अगर बात करें तो ये एंगल की बात करेंगे तो ये सब वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तो वो क्लियर है, ये ए होगा, ये भी ए होगा। तो अब ये ट्रायंगल ये भी तो मिल गया, इस ट्रायंगल से इस एंगल को डिफाइन कर देंगे, तो ये एंगल अगर ला रहे हैं, ये देखें, ये भी तो कवर करना है ना, इधर भी ये भी कवरेज किया सिमेट्री से, तो ये बराबर है एकदम सिमेट्री में। ये वाला एंगल एल्फा और ये एल्फा, एल्फा बोल दिया, है ना, तो यही वाले एंगल है। तो एक्सप्रेशन में आई अपॉन ट्वाइस है तो आई अपॉन आर हो गया, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 में साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस ये होगा, और साइन अल्फा आप लिख सकते हो, यहां भी क्या लिखोगे, साइन अल्फा साइन अल्फा, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, ये परपेंडिकुलर सामने वाला, तो a अपॉन √5 है, रख देते हैं। देखें तो b2 इज ये साइन, ये 1 अपॉन आई अपॉन 2 हो गया, r ये हो गया ना डिस्टेंस, ये ले लिया, साइन अल्फा और साइन अल्फा ये दोनों रख देते हैं, साइन अल्फा, ये भाई ये भी a अपॉन √5a होगा और ये भी a अपॉन √5, ये रख दिया। मैथमेटिक्स कर लें, इसकी जोड़ लें, तो ये ट्वाइस, ये a तो कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा ना, चले ये 2a कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन √5 1 अपॉन √5 2 अपॉन √5, फिर एक 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन बताओ। ओके, ये है ना, तो ये देखें करंट ऐसे जा रही है इधर और पॉइंट नीचे है, तो करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे रखें, पॉइंट नीचे है, तो ये जब आप घुमाओगे फिंगर तो ये इनवर्ड जा रहा है, तो क्रॉस होगा, ये भी माइनस। ठीक, ओके। जहां तक इसका सवाल है, इसका वैसा ही होगा जैसे इसका होगा, फिर भी कर देते हैं, बिल्कुल वैसी सिमेट्री में है ना, कर देते हैं। तो B3, तो ये एंगल थीटा होगा, ये भी सिमेट्री से, तो B3 लिख रहे हैं वही I अपॉन ए, ठीक है ना, ये I अपॉन ए इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू वही हो गई, है ना, 2a अपॉन √5 है, तो एक्सप्रेशन वैसा ही आएगा जो फर्स्ट वाले का था। डायरेक्शन बताएं। डायरेक्शन देखें, पॉइंट इधर है, करंट नीचे है, ऐसे पॉइंट की तरफ ये फिंगर रखें और करंट नीचे की तरफ, थंब नीचे ऐसे देखें, तो ये भी ये क्रॉस, तो अभी तीनों फील्ड जो है ये क्रॉस आ रही हैं, तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब ये भी क्रॉस है। सब क्रॉस है, देखो माइनस, ठीक, ओके, ये हो गया। अच्छा, फाइनली ये बचा आर्क। इस आर्क की बात करें तो इसमें ये तो सेमी सर्कुलर हो गया, तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, करेक्ट, आई अपॉन आर जो है ए है, रेडियस ए है, तो आई अपॉन ए, फाई कितना हो गया, पाई, सेमी सर्कुलर है, ओके, तो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इतना हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन बताओ। ये डॉट हो गया, ये आप देखो, ये करंट ऐसे जा रही है, ये देखें, ये डॉट हो गया, ये अकेला एक डॉट है, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये साइन के साथ आपको सबका समेशन करना है, समेशन करते हैं, देखिए, तो समेशन करने में ये लिख दिया साइन के साथ, वो पहला दूसरा और तीसरा ये सब निगेटिव थे, ये सब निगेटिव है, और ये बस पॉजिटिव है। अब इसे सॉल्व करने में पहले इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, है ना, तो इसमें देखें एक जैसा ना, ये μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये भी आई अपॉन ए √5 है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है,
तो ये 5 हो गया, 5/√5। अच्छा ये तो कॉमन आ जाएगा ना, μ0/4πi/a, ये तो सब में कॉमन है इतना। तो ये एक्सप्रेशन में आप देखो, ये μ0/4πi/a कॉमन लिया गया, ये बचा पाई पॉजिटिव पहले लिख दिया गया, और ये जो है बाकी ये 3 जो है ये मिल के 5/√5, ये बनेगा 2 + 1 + 2 5, ये लिख दिया गया। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √5 हो जाएगा। अच्छा, जब इतना हो गया तो अब ये वैल्यू आ गई नेट फील्ड की। अब डायरेक्शन में आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी या निगेटिव। तो पाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, √5 भी निकालना आना चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा। तो उसको कंपेयर करें तो पाई √5 से ज्यादा होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और √5 में का है 2.23। तो ये वैल्यू ज्यादा होने से ये क्वांटिटी क्या है कि पॉजिटिव, पाई ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव होने से ये डॉट होगा। ऐसे ये प्रोसेस है, ये तरीका, ठीक है ना। ये जो कंडक्टर दिख रहा है ये थोड़ा सा इसमें एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये 3 डायमेंशनल केस हो गया है। उसमें हुआ क्या है कि ये कंडक्टर आप देखें, ये स्ट्रेट चल रहा है, फिर ये सर्कुलर हुआ, और फिर इसे देखें यहाँ पे करंट, ये करंट डॉट हो गई है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या आउटवर्ड हो गई है। कहने का मतलब है कि कंडक्टर ऐसे चल रहा है, ये देखें, ये गया एक प्लेन, ऐसे इस प्लेन में ही चल रहा है ये कंडक्टर स्ट्रेट, और फिर ये घूमता है, करंट घूमती है, और फिर यहां से ये आउटवर्ड निकल जाती है। तो हुआ क्या, इसमें फर्क क्या आएगा, अभी तक जो केसेस हम लोग करते आ रहे थे वो बेसिकली उसमें जो फील्ड क्रिएट हो रही थी वो एक एक्सिस पे क्रिएट हो रही थी, या तो डॉट या क्रॉस, है ना। तो डॉट और क्रॉस की मैथमेटिक्स जो है वो सिंपल होती है, उसे या तो जोड़ दिया या घटा दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो केस आया है, ये 3 डायमेंशनल होने से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो एक ही एक्सिस पे नहीं होगी, इसमें एक्सिस बदल सकता है। अब एक्स पे हो गया या वाई पे हो गया, जेड पे हो गया, ऐसे फील्ड। तो यहाँ पे जब आप समेशन करेंगे तो मैथमेटिक्स कंपोनेंट फॉर्म में होगी वेक्टर की, अलग अलग दिशाओं की बात हो जाएगी ना, तो कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो ध्यान देते हुए यहाँ पे कि डायरेक्शन कैसे है फील्ड की, उस पे विशेष वर्क करना है। तो आज कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल केसेस होंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये। तो कंडक्टर्स को नेम देते हैं पहले, और एक एक कंडक्टर के लिए फील्ड डायरेक्शन के साथ डिसाइड करते हैं। तो इसमें जरा से इसे व्यू कर लें, इसका वास्तव में फॉर्म कैसा होगा। ये ऐसा होगा, देखें, ये कंडक्टर ऐसे दिखाया जा रहा है ना, ये घूम रहा है ऐसे स्ट्रेट, और ये जो डॉट दिख रहा है ये इस तरीके से है। तो इसे मैं घुमाता हूं तो 3D व्यू लें इसका, ये ऐसे है बेसिकली, ये देखें, देख रहे हो ये, ठीक। तो वो पता चल रहा है कि कंडक्टर यहां से फिर बाहर निकल रहा है ऐसे इस जगह पे, ठीक। ये है एक व्यू और लें इसका, जैसे ये है पूरा रोटेट करते हुए दिखा रहे हैं, ये कंडक्टर ऐसे चल रहा है ना, ये घूमता हुआ ऐसे है, फिर ये बाहर निकला ऐसे, एक्सिस के साथ दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है, घुमाते हैं इसे, देखें, ये देखें, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है इसकी, इस कंडक्टर की। तो ये 2 कंडक्टर जो है, ये एक स्ट्रेट और ये जो सर्कुलर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर निकल रहा है जेड प्लेन, जेड एक्सिस पे, ऐसे है ये, ठीक। अब इसमें जो केस होगा सॉल्व, उसमें कैसे वर्क करना है ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, इसमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे वो एक्स और वाई एक्सिस जो है डिसाइड कर लेना है, या एग्जामिनर भी देगा तो कोई बात नहीं है उसमें, तो वो डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे इस पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है फील्ड, यहीं पे एक्सिस लेते हुए, यहीं पे ओरिजिन लेते हुए, यहीं से एक्सिस लेते हुए, देखें, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक। अब कंडक्टर्स को नेम दे रहे हैं, ये 1 2 एंड 3, ये 3 कंडक्टर्स हो गए ना, 1 2 एंड 3 नेम दिया। अब 1 बाई 1 इसकी फील्ड लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो फील्ड होगी वो
वैल्यू क्या होगी उसकी? ये स्टेट कंडक्टर है, एक एंड पे है ना, तो ओके, तो आई अपॉन आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, ये फील्ड होगी। और डायरेक्शन डिसाइड कर लें, तो डायरेक्शन अगर ऐसे अब देखो ये करंट, तो ये इनवर्ड क्रॉस, तो क्रॉस होने का मतलब है कि इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। तो आप देखें ये, हाँ यस, जेड एक्सिस पे इनवर्ड तो माइनस के, तो ये होगा, आप देखें फील्ड B1 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन देते हुए क्रॉस फील्ड है, ठीक है, ओके। सर्कुलर, ये दूसरे नंबर का जो कंडक्टर है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वैल्यू, ओके, ठीक। सेमी सर्किल है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, रेडियस आ रही है, इनटू पाई, ओके। डायरेक्शन बताएंगे, ये भी इनवर्ड होगा, क्रॉस होगा, माइनस के होगा, कैसे? ये ऐसे घूम रही है ना फील्ड, आप करंट घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है, तो ये फील्ड इनवर्ड, करंट ऐसे घूम रही है, फील्ड इनवर्ड हो गया, तो ये भी क्रॉस होगा, माइनस के से डायरेक्टेड होगा ये, तो B2 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर पाई माइनस के, ये भी क्रॉस, ठीक है। अब जरा उस पर ध्यान दीजिएगा जो नई बात आई है यहाँ पे इस बार, ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं, ये देखें इस कंडक्टर के क्या करेंगे। इसमें आपको ध्यान होगा कि इसकी फील्ड लिखने के लिए, जो बनाने के लिए फिस्ट रूल से हम लोग सर्कुलर फील्ड ऐसे बना रहे थे, तो इस प्लेन में तो कैसे था, ये आउटवर्ड करंट जा रही है, तो करंट आउटवर्ड जा रही है, तो फील्ड ऐसे होगी है एंटी क्लॉक। तो आप क्या करो, यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर लो, वो फील्ड्स ड्रॉ कर लिए जाते हैं देखने के लिए, तो देखें ऐसे आउटवर्ड है ना, ऐसे ये देखें, ये ड्रॉ कर लिया। अब इससे आपको पता चलेगा कि किसी पॉइंट पे फील्ड किस तरफ जा रही है, तो पॉइंट तलाशो, जैसे यहां अगर पॉइंट होता तो फील्ड अपवर्ड होती, यहां पॉइंट होता हॉरिजॉन्टल होती नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, है ना, इधर होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, फील्ड यहां पे बतानी है, तो फील्ड की डायरेक्शन स्पष्ट है, ये देखें, है ना, तो ये B3 फील्ड जो होगी ये डाउनवर्ड है, तो y के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो कंपोनेंट फॉर्म में जो है यस, तो किससे गवर्न होगा ये, माइनस जे से, ओके। और वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू वो वाला केस है, लॉन्ग कंडक्टर है और यहाँ पे एंड हो जा रहा है, एंड पे पॉइंट, तो वही आई अपॉन आर, ठीक है, तो B3 इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर माइनस जे, ये डाउनवर्ड है, हो गया। अब इनको ऐड कर लो कंपोनेंट फॉर्म में, ये होता है। अब ये 2 डायमेंशनल केस हो गया ना, पहले यही सब चल रहा था क्रॉस या डॉट, लेकिन अब देखें डायरेक्शन बदल गई है ना, तो ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट फॉर्म में आप करेंगे, तो चलते हैं नेट फील्ड लिखते हैं, तीनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो ये होगा, आप देखें सारी फील्ड लिख रहे हैं, तो ये पहली थी, ये दूसरी वाली फील्ड, ये थर्ड ऐड किया। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर सब में कॉमन निकाल लो, ये देखें, तो ये बचा माइनस पाई के माइनस से, फिर इसको रीअरेंज कर लें, जे पहले और के बाद में, तो ये आ जाएगा, आप देखो माइनस जे पहले हो गया, ये इसमें असल में ये के कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस के कॉमन, तो 1 प्लस पाई ब्रैकेट में, ये एक्सप्रेशन हुआ। तो फाइनल फीड का कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन ये है। अब मैग्नीट्यूड अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, अब ये डिपेंड करता है, ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, उसमें मैग्नीट्यूड में ऑप्शन है या कंपोनेंट फॉर्म में। अगर ऑप्शन जो है मैग्नीट्यूड में है, तो मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लो, मैग्नीट्यूड यही तो होगा, इतना वेक्टर क्वांटिटी है, इसका आप कर लें मैग्नीट्यूड जो है, तो यहां से 1 उठा लें वैल्यू, और यहां से 1 प्लस पाई, ये कोफिशिएंट है के का और ये जे का, 1 साइन उठाना नहीं है मैग्नीट्यूड में, ये देखें आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 1 प्लस पाई स्क्वायर, ये हो गई वैल्यू, ऐसे करना होता है। तो केसेस में आपको फर्क नजर आया होगा, ये केस सिंगल एक्सिस पे भी होता है और केस 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन का भी होता है ना, तो सावधानी से वर्क करना है इसमें, बस ये मेन डायरेक्शन की बात है। मैंने कहा था वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन से विशेष ध्यान देना। ये सीबीएसई का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other। देखें पहले इसे समझें, जरा विजुलाइज करें। 2 सिमिलर क्वाइल हैं, क्वाइल है सर्कुलर होगा r रेडियस का, और उनके सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं, है ना,
आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। जानते हैं क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये उनका प्लेन परपेंडिकुलर, एक अगर मान लें एक सर्किल जो ऐसे हो इस तरीके से, तो दूसरा ऐसे होगा, तो एक का प्लेन ये हो गया तो दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे रखे हुए हैं और सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी बनाया जाएगा इसे। द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड ट्वाइस आई। करंट बदल दिया, एक में आई एक में ट्वाइस आई, ठीक, रेस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। तो कह रहे हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। जानते हैं 2 डायमेंशनल केस होगी। और मान लें ये वाला आप लेते हो कॉइल और करंट ऐसे जा रही है, तो इसकी फील्ड इस तरफ हो जाएगी, और ये अगर चल रहा है तो करंट अब जैसे ही बना दें ऐसे बना दें तो ऊपर हो जाएगी, ऐसे होगा तो नीचे की तरफ फील्ड। तो एक ऐसे जा रही है फील्ड हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। 2 डायमेंशनल केस 90 डिग्री पे हो गया, तो आप उसका वेक्टर समेशन कर दो, पाइथागोरस लग जाएगा उसमें अगर 90 पे। लेकिन व्यू करें जरा सा कैसे दिखेगा ये, और एक्सप्रेशन ये है, इसमें से देखते हैं कौन सा आता है। देखिए एक कॉइल ये है, सपोज इसमें करंट नीचे की तरफ बनाई, ठीक है, तो इसकी फील्ड जो होगी आप देखो ऐसे है ना, तो फील्ड इस तरफ जा रही होगी। और ये दूसरी कॉइल भी दिखा दिया जा रहा है, इसका इसमें करंट ऐसे दिखा दिया, तो इसकी फील्ड ऊपर जा रही है। चले बनाते हैं। तो एक फील्ड ये 1 नेम दिया और ये 2 नेम दिया, तो 1 की फील्ड जो होगी इसकी वो ये होगी, ठीक है ना, ऐसे जा रही है इस तरफ, ठीक ठीक, ये करंट ऐसे जा रही है इधर तरफ, ओके। और अब इसकी फील्ड देखते हैं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो, ये देखिए, तो ये B1 और B2 परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। अब सिंपल मैथमेटिक्स, अब दोनों का वैल्यू तो लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें ऐसे आप जोड़ दो, बी नेट हो जाएगा, तो वो बी नेट इज इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर रखा आ जाएगा। बस ये देखना है, जरा से यही व्यू करना होता है, डायरेक्शंस, ठीक। तो ऐसे देखे तो B1 जो है ये हो गया I/R ट्वाइस पाई, I करंट है ना इसकी, और सेंटर वाली फील्ड है ना, पूरा सर्किल है, तो फाई कितना होगा ट्वाइस पाई, तो वही है। और फील्ड ये हॉरिजॉन्टल हो गई B1। B2 जो होगा μ0/4 पाई ट्वाइस आई है, ट्वाइस I/R इंटू ट्वाइस पाई वर्टिकल, ये देखा, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। अब इनको ऐड कर दो, परपेंडिकुलर फील्ड है, तो ऐसे ये मैथमेटिक्स हो जाएगी, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर, ठीक। रख देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो इसमें आप देखो कॉमन जो होगा उसमें μ0/4 पाई I/R ट्वाइस पाई, ये पूरा कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ओके। तो ये 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 1 हो गया है, 2 स्क्वायर इज 4, √5 आ गया ये एक्सप्रेशन, और ये ट्वाइस पाई से कैंसिल हो गया है 4 पाई, ये नीचे 2 हो गया ये एक्सप्रेशन। AITPL और CBSE में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हुआ था AITPL का क्वेश्चन CBSE में। देखिए, 2 identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other such that one is above the other and O is their common point। जानते हैं क्या मतलब है? ये AOB और COD तो स्ट्रेट वायर है, इसमें देखें दोनों में O कॉमन है, तो कह रहे हैं ये दोनों का सेंटर जो है वो कॉन्साइड कर रहा, मतलब ये O पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो एक वायर ऐसे चल रहा है ना, मान ले जैसे AOB ले लेते हैं सपोज ऐसे, तो एक COD ऐसे वर्टिकल चल रहा है, और O जो है ये क्रॉस बनाएंगे दोनों ऐसे, और ये जो क्रॉस पॉइंट जो है ना जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो O है, ये दिया हुआ है, और दोनों में करंट पास करवा दी गई होगी। The wires carry I1 and I2 currents, I1 और I2 currents respectively. Point P is lying at distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. ये जरा ध्यान देना है जरा सा, इसमें जो पॉइंट है जहां पे फील्ड आपको फाइंड करनी होगी, वही पॉइंट पे फील्ड पूछ रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P will be, वो P पॉइंट जानते हैं कैसे कह रहे हैं, ये दोनों ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये O पॉइंट जो दिख रहा है इसके आगे ऐसे है, ऊपर ऐसे, ये है ना, उस प्लेन में नहीं है, उससे बाहर हट के, तो ये क्रॉस है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको O, इससे आगे बढ़ के
इस तरफ आपकी तरफ ऐसे, ये पॉइंट है बी, वहां पे फील्ड पूछ रहा है। तो ये थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, बनाता हूं मैं इसे कैसे होगा। ये लॉन्ग कंडक्टर है स्टेट ए ओ बी, और एक है ये सी ओ डी ऐसे, और ओ कॉमन हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ऐसे, एक दूसरे के ऊपर है। और इसमें करंट जो दिखाएगी, एक तो I2 इसमें करंट है और इसमें I1 है, ये फील्ड है। तो खैर लॉन्ग कंडक्टर वाला केस है, फील्ड तो एक्सप्रेशन हम लोग तुरंत लिख लेंगे कोई सी पॉइंट पे। पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता। अभी मैं इसको घुमा के दिखाऊंगा ऐसे कि 3D व्यू में, उसमें बहरहाल पॉइंट ऐसे विजुलाइज करें, पॉइंट यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है। इस प्लेन में ना होते यहाँ पर। तो इसको हम व्यू कैसे करें देखें, तो इसे हम ऐसे बनाते थे थोड़ा सा। तो ये जो प्लेन था ना, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ऐसे घुमा दिया तो इससे पॉइंट जरा व्यू हो पाया। तो ये दिखाया जा रहा है, ये प्लेन ऐसे हो गया है, तो पॉइंट यहां मिलेगा। ये अब इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है, तो आप देखो फील्ड का एक्सप्रेशन तो बहुत आसान है, लॉन्ग कंडक्टर का आप जानते हो। तो कोई उसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, कोई वैल्यू पे थोड़ी काम कर रहा है, उस सिर्फ डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो वो उसी को आपको विजुलाइज करना है। अब देखें क्या होगा इसमें, फील्ड बनाने में ये होता है कि जब आप कंडक्टर ऐसे देख रहे हो तो आप जानते हो इसकी सर्कुलर फील्ड होती है। तो क्या करते हैं, आप चाहो तो सर्किल बना सकते हो, ऐसे दिखाता हूं मैं। जैसे मान लें ये वाला कंडक्टर है, इसकी जो फील्ड होगी वो ऐसे 1 नेम दे दिया, ये 2 दे दिया, 1 का देखें, ये देखें ऐसे आएगा, है ना। ये कंडक्टर ऐसे चल रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रही है तो फील्ड ऐसे घूमेगी। तो इस कंडक्टर की ये फील्ड ऐसे बन रही, इसके, है ना, ऐसे ये फील्ड। तो यहां पे देखना है ना, फील्ड देखें डाउनवर्ड होगी, तो यहां फील्ड डाउनवर्ड आएगी B1। अच्छा, इस कंडक्टर के लिए देखना है, तो इसके जो सर्किल चलेंगे, ये वाला कंडक्टर हॉरिजॉन्टल चलेगा इसका, तो ये होगा ऐसे, ये देखिए। अब करंट ऊपर अगर दिखा रहे हैं तो ये, तो आप देखो, ये आप देख ही चुके हो, ऐसे कंडक्टर ऐसे, अगर फील्ड ऐसे चल रही है तो यहां पे आप ध्यान दें, ये फील्ड ऐसे घूम के ये इनवर्ट जा रही है, ये फील्ड इनवर्ट जा रही है। तो इसमें 3D व्यू में ऐसे दिखा रहे हैं, ये इनवर्ट जाता हुआ ऐसे व्यू हो। आप जानते हैं ये फील्ड कैसे हो गई, एक फील्ड डाउनवर्ड हो गई ऐसे, और एक फील्ड ऐसे इस तरफ इनवर्ट, और 90 हो गया ये, और ये 90 हो गया, ये इनवर्ट जा रहा है ऐसे दिखा रहा है। तो उसमें ऐसा करिएगा कि जैसे ये कंडक्टर हुई, ये ऐसे थोड़ा सा विजुलाइज करना, फिश रूल से ही पता चलेगा। कंडक्टर एक ऐसे चल रहा है, फील्ड ऐसे बना दी, दिख गया इस तरफ फील्ड डाउनवर्ड है, एक दिमाग में बैठा लें ऐसे डाउनवर्ड है। फिर एक कंडक्टर ऐसे चल रहा है, तो इसकी फील्ड जब आप बनाओगे तो ऐसे घूमते हुए ये फील्ड ऐसे इनवर्ड, तो आपको तुरंत विजुलाइज होगा यार एक डाउनवर्ड है एक इनवर्ड, परपेंडिकुलर होंगे। बस इतना पता चला, वैल्यू आप निकाल लोगे, इससे ये तो पता चल गया ना दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है। तो फिर वही है कि आप उनको स्क्वायर एंड ऐड करके वो पाइथागोरस इस्तेमाल करते हुए आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो बस इतना था। तो B1 B2 की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखें ऐसे, ये बनेगा ना, ये वाली फील्ड है B नेट। तो इंडिविजुअल फील्ड जो होगी B1, वो चूंकि लॉन्ग कंडक्टर का केस है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का, तो आएगा μ0/4πI1/d/2। ये कंडक्टर से d डिस्टेंस है ना इस पॉइंट की, इसलिए ये फील्ड जो है वो μ0/4πI1/d/2। एंड दूसरी फील्ड B2 वो I2 करंट से क्रिएटेड है, ये वाली फील्ड, डिस्टेंस इसमें भी d है, तो ये फील्ड होगी μ0/4πI2/d/2। इन दोनों का रिजल्टेंट, चूंकि ये फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए पाइथागोरस से इनको ऐड कर दिया, तो B नेट इज इक्वल टू √B1² + B2²। और इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनकी वैल्यूज का,
तो ये इस वैल्यू को यहाँ रख दिया B1 की जगह, ये B2 की जगह ये वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में ये देखें, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 अपॉन डी इंटू 2, म्यू नॉट अपॉन 4 अपॉन डी इंटू 2 ये कॉमन आ जाएगा, ऐसे ये कॉमन आ गया। और इस अंडरवुड के अंदर जो बचती है वैल्यूज वो I1 स्क्वायर एंड I2 स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया जाए, फाइनल रिजल्ट ये होगा। ये जैसा ऑप्शन है उसके मुताबिक आ रहा है ये रिजल्ट, ठीक है, ओके। चलें कुछ और जरा सा डिफरेंट केसेस देखें। एक केस है, करंट थ्रू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट हैज जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। एक केस है, कभी पूछ लेते हैं ये, उसमें यह है कि एक रेजिस्टेंस वायर से एक लूप बनाया गया, ठीक, एक वायर है उससे एक लूप बना दिया गया और उसमें 2 टर्मिनल्स लगा के ऐसे उसमें करंट पास करवा दी गई टर्मिनल से। यहां से करंट जैसे पास करवाया, सोर्स लगाया होगा तो ये करंट यहां पे आके बढ़ जाएगी, ऐसे देखें I1 I2, ठीक। अब ये बढ़ेगी यहाँ पे करंट, तो अपना ये करंट की वैल्यूज अलग अलग होंगी क्योंकि ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। आपको याद होगा एक केस ऐसा हम लोगों ने लिया था जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, एक लूप था उसमें क्वेश्चन आया था, तो ऐसे टर्मिनल से आ रहे थे तो इधर एक रेजिस्टेंस, ये पैरेलल हो गया ना कनेक्शन, है ना। इसमें कुछ डिफरेंट बात है, उसमें एक बात यह है कि ये दोनों करंट इस बार सेम नहीं होगी। कारण ये है क्योंकि ये हिस्सा छोटा है पार्ट और ये बड़ा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। एक ही वायर से बनाना, लैम्डा वैल्यू कॉमन होगी सबकी, लेकिन लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। अगर ये यहां से बिल्कुल कनेक्टेड होते तो वैल्यू में बराबर होता करंट। इसमें क्वेश्चन ये केस ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए सर्कुलर वायर आप बना के इसमें करंट आप कहीं से भी पास करा दो तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट होगी इसके सेंटर पे। तो कहते हैं कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी नेट वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब सोचने वाली बात है कि पहली बात 0 करने का क्या मतलब है, ऐसे ही सोचा जाए जरा सा। मैग्नेटिक फील्ड की बात क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर कह रहे हैं 0 कैसे होगा, तो 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो 2 करंट आपको दिख रहे हैं, है ना, आप देखो जैसे सिमेट्री बना, ये करंट ऐसे पास हो रही है, ये सेंटर भी मार्क कर देना है, P पॉइंट है ना, ये बना देते हैं ज्योमेट्री पूरी, रेडियस आ रहा। तो इसमें ये होगा कि ये जो 2 करंट इनकी देखो, इनकी फील्ड तो होगी नहीं P पे, ये तो एक्सिस पे ही है, लेकिन इस P पे इनकी फील्ड तो होगी इन करंट्स की। लेकिन एक खास बात है, इन दोनों करंट की जो फील्ड होगी एक दूसरे के अपोजिट पड़ेगी। ये ऐसे जा रहे इनवर्ड, ये ऐसे है आउटवर्ड, तो अपोजिट पढ़ने से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों करंट बराबर होती तो तय था कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होती। बराबर कब होती, जब बिल्कुल ये सिमेट्री होती, यहां से टर्मिनल लगा देते इसके डायमीटर पे टर्मिनल, तो जितना इतना ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिकल हो जाता, तो रेजिस्टेंस बराबर होता, तो करंट भी बराबर होती, तो फील्ड बराबर होती वैल्यू में, और अपोजिट पड़ रही थी, कैंसिल तो हो ही जाना था। लेकिन क्या इस केस में भी फील्ड कैंसिल होगी, क्या 0 होगा, ये चेक करना पड़ेगा। चेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि ये और ये करंट फील्ड तो अपोजिट क्रिएट कर रही होंगी, लेकिन वैल्यू क्या सेम होगी फील्ड की। अब भी अगर वैल्यू नहीं सेम हुई तो नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता, तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस बात को साबित करने के लिए कि यहाँ पे 0 जैसे लिखा हुआ है इसमें 0 हो गई, तो हमें यह साबित करना पड़ेगा कि इन दोनों से क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू में सेम होगी। देखते हैं, अपोजिट तो पढ़ना ही है, 2 चीजें चाहिए ना कैंसिल करने के लिए, एक तो वेक्टर अपोजिट होने चाहिए और दूसरा वैल्यू में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं कैसे ये साबित होगा, देखते हैं। तो भाई सर्कुलर करंट है ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए आपको ये एंगुलर कवरेज तो देखना ही पड़ेगा, y/r × 5। तो एक मान ले जैसे इस पार्ट पे φ1 एंगल बन रहा है और इस पार्ट पे जो है, और ये लेंथ L1, ठीक, और ये φ2 एंगल बन रहा है और लेंथ L2, ठीक है। क्रॉस फील्ड होगी इसकी, फर्स्ट की, सेकंड की फील्ड डॉट होगी, अपोजिट तो पड़ गई। एक बात बताएं, वो प्रूफ करने की तरफ हम आ रहे हैं।
आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें जो करंट पास हो रही होगी वो रेजिस्टेंस के इनवर्स में क्यों होगी? पैरेलल है ना कॉम्बिनेशन, पैरेलल है तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, है ना, तो ये तो चलेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर लिखा जाए तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी लेंथ पे होगी, है कि नहीं? तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम आर और फाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। आर है ना, तो अगर आर को इस फाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी, इस आर को इस फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना? तो आप देखो इसको ये भी तो लिख सकते हैं एल इज आर इंटू फाइव। अच्छा, आर दोनों में सेम, दोनों केस में, दोनों सर्कुलर लूप के केस मतलब सर्किल के केस में ये जो पार्ट्स हैं आर तो कॉमन है, तो आर कांस्टेंट रखे हैं तो आई जो होगी उसका संबंध फाई से इनवर्स हो गया, ये तो हो गया। अब ये अगर आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई है तो आई और फाई का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। जानते हैं क्यों ये किया है हमने? इससे बहुत आसान हो गया फील्ड के विषय में जानकारी लेना, क्योंकि फील्ड आई और फाई पे डिपेंड करती है। क्या लिखते थे आप? फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू फाई। तो आई और फाई आया ना, तो इसमें आप देखें यहां से आप अगर ये आई इंटू फाई कॉन्स्टेंट है तो स्पष्ट है जो फील्ड आप लिखेंगे, है ना, इसमें क्लियर है कि बी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू फाई, क्योंकि आर तो कॉमन है सब में। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी में गया आई फाई के और आई इंटू फाई कॉन्स्टेंट है तो फील्ड भी तो कॉन्स्टेंट हो गई, है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि फील्ड बी नॉट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों केस के लिए फील्ड समान होगी। अगर दोनों केस के लिए आई और फाई का मल्टीप्लिकेशन सेम है तो फील्ड भी दोनों की वैल्यू में सेम होगी। ये प्रूफ हो गया यहां से। तो B1 और B2 की अगर वैल्यू सेम हो गई और अपोजिट पड़ रहे हैं तो कैंसिल तो ये कर ही देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होनी। लेकिन याद रखें उसका डिसिप्लिन ये है कि जो कॉइल बनेगी ना वो एक ही वायर से बनेगी, उसका लैम्डा वैल्यू सेम होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल ना हो जाए, अलग अलग ना बनने का तरीका हो, ठीक है? तो इसमें सेंटर पे फील्ड जीरो होती है।